नेशनल इनकम। इसकी गणना करने के लिए कितने आधारों का प्रयोग किया जाता है? 2 का। एक तो जीडीपी और एक जीएनपी, जिसके अंदर जीडीपी क्या होती है? ग्रॉस समय अवधि के दौरान जो घरेलू उत्पाद है अंतिम वस्तुओं का सेवाओं में मौद्रीकरण जीडीपी कहलाता है। एक निश्चित क्षेत्र के अंदर क्या करें? एक निश्चित क्षेत्र के अंदर, एक घरेलू भूभाग के अंदर क्या करें? घरेलू भूभाग के अंदर, किसके अंदर? सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर, जोग्राफिकल एरिया के अंदर क्या? अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। क्या? मौद्रिक, मॉनेटरी प्राइस। इसे क्या कहते हैं? नेशनल इनकम। क्या करना है? एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर, सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर जो क्या है? डोमेस्टिक जोग्राफिकल एरिया के अंदर। और क्या करना है? जो हमारे जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस है उनका क्या है? मॉनेटरी प्राइस। उसे क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। इसकी परिभाषा में 4 मुख्य तत्व हैं जो ऊपर लिखे हैं वही है। कौन? एक तो अंतिम वस्तु और सेवाओं के अंदर क्या जोड़ते हैं? इसके जनाब सिर्फ ओनली जो फाइनल होता है अंतिम वस्तु सेवाओं को ही क्या किया जाता है? शामिल। मध्यस्थ चीज़ों को शामिल क्यों नहीं करते? अगर मध्यस्थ चीज़ों को शामिल कर लेंगे तो इनका क्या हो जाएगा? दोहरा डुअल काउंट हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं? इसको नहीं। फिर देश का सकल घरेलू क्षेत्र के अंदर 4 क्षेत्र लेते हैं हम। एक तो भारत का घरेलू क्षेत्र जो भारत का भौगोलिक क्षेत्र है वो लेते हैं। दूसरा लेते हैं 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। फिर बाद के अंदर लेते हैं भारत में पंजीकृत कौन सा? विमान और जहाज जो कहीं पे भी क्या सर्विस एंड गुड्स में दे रहे हैं वो। फिर चौथे के अंदर क्या लेते हैं? विदेशों के अंदर हमारे दूतावास और सैन्य अड्डे। फिर एक निश्चित समयावधि, एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर क्या लेते हैं? जीडीपी की गणना एक वित्त वर्ष के लिए की जाती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। एक निश्चित समयावधि के अंदर हम लेते हैं एक वित्त वर्ष 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। यार इसे तिमाहियों के अंदर बांट देंगे तो 12 महीने के अंदर कितनी तिमाही होंगी? 4। एक तो कौन सी होगी? अप्रैल मई जून, फिर जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। ये तो फिर है मौद्रिक मूल्य। मौद्रिक मूल्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं? कोई भी कितनी मात्रा के अंदर हुई है उसकी और प्राइस क्या है? कोई भी चीज़ का क्या निकालना है? मौद्रिक मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? मौद्रिक मूल्य निकालना है, मॉनेटरी प्राइस निकालना है। तो पहले देखेंगे, अब ऐसे देखेंगे कि मात्रा हमने टी शर्ट कितनी बनाई कि भाई 5 टी शर्ट बनाई। एक टी शर्ट का कितने रुपए हैं? 200। तो फिर बाद के अंदर इसकी प्राइस निकाल लेंगे तो उनको दोनों को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1000। तो ये क्या हो गया? मौद्रिक मूल्य। क्या हो गया? मौद्रिक। मात्रा गुना प्राइस हो गई। फिर क्या है? जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। एक निश्चित समयावधि के दौरान किसी देश के निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं को क्या कहा जाता है? एक निश्चित समय। इसके अंदर भी क्या है? एक निश्चित समयावधि के अंदर किसके द्वारा? देश के निवासियों के द्वारा। उसके अंदर तो क्या था? देश के घरेलू क्षेत्र के अंदर। इसके अंदर क्या है? देश के निवासियों के द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी गणना के लिए एनआरए के द्वारा किए गए उत्पादन को शामिल किया जाता है क्या? नहीं किया जाता। प्रवासी के नहीं किए, जो गैर। फिर है नागरिक। एक तो क्या होते हैं? निवासी होते हैं, रेजिडेंट्स। एक होते हैं नॉन रेजिडेंट, उनको क्या बोलते हैं? प्रवासी। अगर कोई व्यक्ति 6 महीने से ज़्यादा क्या 1 साल के अंदर 6 महीने से ज़्यादा देश से बाहर रह रहा है उसे क्या बोलते हैं? प्रवासी बोलते हैं। और उसकी इनकम भारत के अंदर इसके अंदर शामिल नहीं करते जीएनपी के अंदर। अब जीएनपी निकालने के लिए हम क्या करें? तो सीधा सा फॉर्मूला है। जीएनपी निकालने के लिए हम क्या करें? जीडीपी के अंदर हम क्या जोड़ दें? विदेशियों की क्या जोड़ दें? विदेशियों में भारतीयों के निवासियों की क्या जोड़ दें? आय जोड़ दें। माइनस क्या कर दे? भारत में जो विदेशी हैं उनकी आय को क्या कर दें? माइनस कर दे। वो क्या निकल जाएगी? फिर जीएनपी हो जाएगी। समझ में आया? जीएनपी कैसे निकलेगी? जो हमारी जीडीपी थी उसके अंदर हम क्या जोड़ देना है? जीडीपी के अंदर हमारी कौन सी चीज़ नहीं जुड़ी हुई?
भारत का ओनली भौगोलिक क्षेत्र के अंदर होनी चाहिए। भारत के भौगोलिक क्षेत्र से बाहर अगर कोई चीज़ होती है तो हम जीडीपी के अंदर नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? जीडीपी के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि वो एक निश्चित समयावधि के अंदर भारत के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर, ओनली फॉर भारत के भौगोलिक क्षेत्र में। लेकिन जीएनपी के अंदर हम क्या करते हैं, भारत के भौगोलिक क्षेत्र के अलावा भी ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? कि भारत का निवासी कहीं पे भी पूरे विश्व के अंदर कहीं पे भी उत्पादन कर रहा हो उसको हम किस में ले लेते हैं? जीएनपी के अंदर। किस में ले लेते हैं? जीएनपी। इसलिए हम अब की बार किसको ले लेंगे? जो भारत के निवासी जो विदेश के अंदर वो करते हैं, कहीं पे भी उत्पादन कर रहे हैं, उसको क्या कर लेंगे? जीडीपी के अंदर ऐड कर देंगे। और जीएनपी में हम किसको नहीं लेते? जो भारत का निवासी जो क्या नहीं कर रहा, उत्पादन नहीं कर रहा, उसको हम क्या नहीं लेते? जीडीपी, मतलब जीडीपी के अंदर नहीं लेते। तो उसको क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे। किसके अंदर से? जीडीपी के अंदर से। तो हमने उसको माइनस कर देंगे विदेशियों की इनकम। तो फिर बाद के अंदर हमारी क्या आ जाएगी? जीएनपी। क्या आ जाएगी? जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या आ जाएगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो सुन में फिर होता है जीएनपी, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम एंड अबाउट, विदेशों से अर्जित शुद्ध निवल कारक आय। जब मूल्य ह्रास के प्रभाव को क्या कर लिया जाए? शामिल किया जाए। डिफ्रेक्शन को भी क्या कर लिया जाए? डिफ्रेक्शन को भी क्या कर लिया? मूल्य ह्रास को भी जब शामिल कर लिया जाए तो उसके क्या निकालते हैं हम? एनएनपी और एनडीपी निकालते हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल एक क्या है? नेट ये नेशनल प्रोडक्ट, ये दोनों क्या निकाल लेते हैं हम? एनएनपी और एनडीपी। किससे निकाल लेते हैं? जब नेट, अरे दस ऐसे है क्या है? अब नेट कैसे निकालते हैं? कोई भी जो मतलब कोई भी चीज़ है, नेट निकालने के लिए क्या करें? जो उसकी जो कुल आय जो मतलब एक साल पहले स्ट्रीट सेट का जो वो क्या थी, कीमत कितनी थी? 200 रुपये थी। अब तूने एक साल पहन लिया इसको, एक साल पहनने के बाद के अंदर इसकी कीमत कितनी होगी? कितनी होगी? ऐसे मान ले कि ये 100 रुपये की क्या हो गई? कम हो गई। तो ग्रॉस कितना है तेरा? 200 का। कितना है? 200। मूल्य ह्रास कितने का हुआ? 100 का। अब नेट कितने की बची है? 100 रुपये की। कितने की बची? 100 रुपये की। इससे क्या निकालते हैं हम? नेट निकालते हैं। अब नेट निकालते हैं तो फिर हम जीडीपी का और एनएनपी का भी क्या निकाल सकते हैं? नेट निकाल सकते हैं। अब जीडीपी का जब हम क्या निकालेंगे? जीडीपी का क्या निकालेंगे? नेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? नेट निकालेंगे। तो हम पहले क्या लेंगे? नेट, फिर ये इसको क्या ले लेंगे? डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो एनडीपी। फिर हम निकालेंगे किसका? जीएनपी का। किसका? जीएनपी का हम निकालेंगे। तो नेट, फिर नेशनल प्रोडक्ट। तो ये क्या हो गया? एनडीपी और एनएनपी। तो एनडीपी अब हमें क्या निकालना है? जैसे एनडीपी निकालने के लिए एनडीपी क्या है? जीडीपी। तो जीडीपी के अंदर क्या कर देंगे? मूल्य ह्रास को निकाल देंगे, डिफ्रेक्शन को क्या कर देंगे? निकाल देंगे। तो फिर बाद के अंदर क्या आ जाएगी? एनडीपी आ जाएगी। फिर क्या हुआ? एनएनपी। एनएनपी क्या है? जीएनपी। तो जीएनपी के अंदर हम क्या निकाल देंगे? मूल्य ह्रास निकाल देंगे, डिफ्रेक्शन निकाल देंगे। तो बाद के अंदर क्या आ जाएगी? एनएनपी। उपयुक्त 4 अवधारणा हो तो एक तो जीडीपी होगी, जीएनपी होगी, एनएनपी होगी और क्या हो गया? एनडीपी हो गया। इनकी गणना की साधन लागत और बाजार मूल्य पर भी की जा सकती है। इनकी गणना किसके? फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के ऊपर भी की जा सकती है। जैसे हमने की, एक तो किसके ऊपर की? नेट के आधार पर कर लिया कि नेट निकाल ली। जीडीपी हमें पता ही थी, जीएनपी हमें पता ही थी, इनके आधार पर हमने नेट निकाल लिया। जीडीपी का हम नेट निकालते हैं तो हम जी की जगह क्या लगाते थे? एन लगा देते हैं और डीपी। फिर यहाँ पे जी की जगह हम क्या लगा देते हैं? नेट, और फिर बाद के अंदर नेशनल प्रोडक्ट ये लगा देते हैं। एनएनपी और जीडीपी 4 कंसेप्ट हो गए। अब इन चारों का हम क्या निकाल सकते हैं? फैक्टर कॉस्ट भी निकाल सकते हैं और मार्केट प्राइस भी, साधन लागत और बाजार मूल्य भी निकाल सकते हैं। अब फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? कोई भी चीज़ का, अब कोई भी चीज़ जैसे कोई भी साधन है, जैसे ये कोई क्या है? कोई मतलब उत्पादन हुआ, क्या हुआ? उत्पादन यहाँ पे करेंगे। तो मतलब ऐसे जैसे ये कोई फर्म हो, फिर यहाँ पे कोई भी उत्पादन करता है, इसके लिए क्या लेता है? ये लैंड लेता है। इसके लिए क्या लेता है? मजदूर। फिर इसके लिए क्या लेता है? पूंजी, कैपिटल। फिर इसके लिए क्या लेता है? एंटरप्रेन्योरशिप। अब इसके क्या होता है? इसको एंटरप्रेन्योर्स उद्यमिता से क्या होगा? उद्यमिता जो उठाए तो करेगा नहीं, इससे लाभ कमाता है। पूंजी से क्या बनाता है? ब्याज। पूंजी का क्या देगा? ब्याज। मजदूरों को क्या देगा? मजदूरी, वेजेस। और फिर लैंड का क्या देगा? रेंट। अब इन सारी चीज़ों को हम जोड़ दें
क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को जोड़ देते हो, क्या निकल जाएगी, फैक्टर कॉस्ट। जैसे कोई भी क्या है, कार है, क्या है, कार है। अब किसी भी कार को बनाने के लिए हमें क्या लगता है, जैसे हमने टायर लिए 10,000 के, मजदूरी के लगे 20,000 रुपये, फिर बाद के अंदर हमने जो ज़मीन ले रखी थी उसका रेंट दिया हमने 10,000, फ़ायदा कितना हुआ हमारे 10,000 का लाभ, जो मतलब ये मतलब इन्होंने जो भी, अब इन सबको जोड़ दे तो 10, 20, 30 और 50, ये कितना हुआ, ये कार कितने की बनी, 50 की। ये किसको हमने सारे, ये क्या है, फैक्टर कॉस्ट, क्या है, फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत, ये हमारी क्या थी, साधन लागत थी। तो हमने इन सारों को जोड़ के कितनी थी हमारी, 50 हमारी क्या थी, साधन लागत थी। तो ऐसे हम क्या निकाल लेते हैं, साधन लागत निकालते हैं। अब निकालने हो हमें मार्केट प्राइस। अब ये साधन लागत है, ये कितनी है, 50। जैसे साधन लागत ले लिया हमने, क्या ले लिया, फैक्टर कॉस्ट। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, और क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब सर, अब ये तो हमने बना ली, लेकिन अब जब इसको मार्केट में बेचेंगे, जब क्या करेंगे, मार्केट में बेचेंगे। अब कोई भी चीज़ हम मार्केट में बेचते हैं तो सरकार हमसे क्या लेती है, टैक्स। तो इस टैक्स को भी हम क्या किसके अंदर जोड़ देंगे, जैसे तो यह कहती है फैक्टर कॉस्ट प्लस, अब इसको इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष टैक्स, इसको भी क्या कर देंगे, इसके अंदर जोड़ देंगे। अब सरकार कोई सब्सिडी देती है उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या कर देंगे, अगर सरकार कोई सब्सिडी देती है तो उसको तो हम घटा देंगे, और जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसको क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, मार्केट प्राइस के अंदर, मार्केट प्राइस के अंदर हम ये इनडायरेक्ट टैक्स क्यों जोड़ रहे हैं, कि कोई भी चीज़ हमें अगर मार्केट में बेचनी होती है तो सरकार उसके ऊपर क्या लेती है, टैक्स। लेकिन हमारा फैक्टर कॉस्ट में तो इतना ही खर्चा हुआ था, लेकिन अब जो हम 10-20 रुपये ज़्यादा ले, जैसे स्प्रिंग बोर्ड की फ़ीस ऐसे मानो, ये किसी की कोऑपरेशन एकेडमी की फ़ीस कितनी है, 10,000 कितनी है। वैसे तो अगर देखा जाए तो 10,000 क्या है, फीस है, लेकिन फिर बाद में हम 18% क्या दे लेगी हमारे से सरकार, जीएसटी। क्या लेगी, जीएसटी लेगी। तो 18% जीएसटी लेगी तो हम 1800 रुपया क्या लेंगे, 32 रुपये ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, 32। तो हम हमारी फीस टोटल क्या हो गई है, 11,800। क्या हो गई है, 11,800। अब 11,800 क्यों की हमने, हमारी साधन लागत तो कितनी, ओनली फॉर 10,000। लेकिन बाद के अंदर अगर हम मार्केट के अंदर पढ़ाना चाहिए, अगर बच्चे आएंगे तो हमारे से सरकार क्या लेगी, टैक्स लेगी। अब 18% टैक्स लेगी, तो इस 18% टैक्स को भी हम फैक्टर कॉस्ट के अंदर जोड़ देंगे, जिससे क्या निकल जाएगी, मार्केट प्राइस। क्या निकल जाएगी, मार्केट प्राइस। और फिर बाद के अंदर माइनस क्या कर देंगे, सब्सिडी। क्या कर देंगे, सब्सिडी। सब्सिडी क्या होती है, कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं सरकार हमें क्या फ्री के अंदर, जैसे हम कोई भी चीज़ ले, जैसे आज ऐसे देते हैं, जैसे सिलेंडर के ऊपर हमें क्या मिलती है, सब्सिडी मिलती है। कितने पैसे लेते हैं सरकार हमसे, कोई भी सिलेंडर बनाने के हमसे पैसे तो ली 800, लेकिन 400 रुपया क्या कर देती है, वापस कर देती है। तो वो क्या है, सब्सिडी है। अब हमारे लगे कितने, 400 ही तो लगे, 400 तो माइनस हो जाएंगे। जैसे हमने पहले दिए 800 रुपये दिए, उसके अंदर सरकार ने हमने कितने रुपए वापस दे दिए, 400 रुपये दे दिए, तो हमारे लगे कितने, 400। तो मार्केट प्राइस कितनी होगी उसकी, 400। कितनी होगी, 400, क्योंकि वो तो बाद के अंदर दे ही रही है ना सरकार, तो ऐसे तो इसलिए क्या कर देते हैं, सब्सिडी को माइनस कर देते हैं। अप्रत्यक्ष कर हमें वापस दिया जाता है क्या, नहीं दिया जाता, इसलिए वो क्या रहता है, प्लस रहता है, और NNP फिर ये हो गया। तो समझ में आई। अब कितने, मतलब ये कितने, 4 हैं। तो मार्केट प्राइस ऐसे निकालते हैं, ये ऐसे निकालते हैं। फिर हमें अगर हमें किसकी निकालनी हो, GDP की क्या निकालनी हो, मार्केट प्राइस। तो GDP का क्या लेंगे, सबसे पहले तो हम फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट के बाद के अंदर क्या ले लेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स, फिर माइनस क्या कर देंगे, सब्सिडी। फिर अगर हमें क्या निकाल लो, GNP की मार्केट प्राइस, तो हम क्या लेंगे, GNP की, तो पहले क्या लेंगे, फैक्टर कॉस्ट प्लस क्या कर देंगे, अप्रत्यक्ष कर, फिर माइनस क्या कर देंगे, सब्सिडी। फिर हमें निकालनी हो NDP की, किसकी, NDP की मार्केट प्राइस निकालनी हो, तो हम क्या करेंगे, NDP की क्या ले लेंगे, फैक्टर कॉस्ट ले लेंगे, फिर प्लस में क्या कर देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स, और फिर बाद के अंदर क्या कर देंगे। अगर हमें किसकी निकालनी हो, NNP की मार्केट प्राइस निकालनी हो, तो हम क्या करेंगे, NNP का क्या ले लेंगे, फैक्टर कॉस्ट ले लेंगे, फिर बाद के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स, और फिर बाद के अंदर क्या कर देंगे, माइनस के अंदर सब्सिडी। क्या कर देंगे, सब्सिडी। ये सारों की निकलेगी। पहले तो हमारे पास क्या थी, ओनली फॉर GDP, फिर क्या थी हमारे पास, क्या थी, GNP। ये दो तो हमारे पास ऐसे परिभाषा ऐसे आई हुई हैं, GDP और GNP, तो हमारे पास दो
परिभाषा से आई है। फिर बाद के अंदर और कहाँ से आएगी, तो और इनसे ही बड़ी है। किससे बनी है, इनसे ही। जीडीपी से हमने क्या बना दिया, जीडीपी से हमने बनाया, जब इसकी नेटवर्क निकालते हैं हमने तो उससे क्या बना दिया, एनडीपी। और फिर जीएनपी से हमने क्या बना दिया, एनएनपी। क्या बना दिया, एनएनपी। अब इन सब का ही हमने क्या निकाली है, मार्केट प्राइस। क्या निकाली है, मार्केट प्राइस। अब हम जब जीडीपी की मार्केट प्राइस निकालेंगे, मार्केट प्राइस निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जीडीपी की क्या ले लेते हैं, फैक्टर कॉस्ट ले लेते हैं, प्लस के अंदर अप्रत्यक्ष कर ले लेते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स ले लेते हैं, और माइनस क्या कर देते हैं, सब्सिडी। क्या कर देते हैं, सब्सिडी। फिर अगर हमें जीएनपी की क्या निकालनी हो, मार्केट प्राइस। क्या निकालनी हो, मार्केट प्राइस। तो हम क्या करते हैं, एक तो जीएनपी है ना, उसके क्या ले लेते हैं, फैक्टर कॉस्ट ले लेते हैं, प्लस क्या लगा देते हैं, अप्रत्यक्ष कर, और ऐसे करेंगे। सबका क्या कर देंगे, अप्रत्यक्ष कर लगा के इनको निकाल देंगे। ये तो पता तो है ना, जीडीपी और जीएनपी, फिर बाद के अंदर एनडीपी, एनएनपी आई कहाँ से। फिर क्या निकाल रहे हैं हम, एनएनपी की फैक्टर कॉस्ट। क्या निकालें, एनएनपी की फैक्टर कॉस्ट निकालें। जैसे ये कहती एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसकी हमें क्या निकालनी हो, फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट के अंदर था क्या, जिसके अंदर पहले हमने लगाया था कि जो फैक्टर कॉस्ट थी उसके अंदर अगर इसकी हमें क्या निकालनी है, फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, तो हमने मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या देखा, हाँ। फिर हम एनएनपी की क्या लेंगे, एनएनपी की हमारी क्या निकाली हुई है, मार्केट प्राइस निकले। मार्केट प्राइस के अंदर हमने माइनस प्लस क्या किया था, अप्रत्यक्ष कर। तो अप्रत्यक्ष कर की जगह अब क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। अगर हमें क्या निकालनी, ओनली फॉर फैक्टर कॉस्ट, तो हमारी जीडीपी के जो क्या मार्केट प्राइस के अंदर क्या जुड़ा हुआ है, एक तो क्या जुड़ी हुई है, अप्रत्यक्ष, और माइनस क्या की हुई है, सब्सिडी। तो सब्सिडी को तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और टैक्स को हम हटा देंगे। तो हमें सीधा ही पता चल जाएगा कि जो बाद के अंदर जो पैसे लगे थे वो क्या थे, साधन लागत थी। तो हम एनएनपी की जो मार्केट प्राइस है उसके अंदर क्या कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे, अप्रत्यक्ष कर, और प्लस क्या कर देंगे, सब्सिडी। क्या कर देंगे, सब्सिडी। फिर बाद के अंदर इससे क्या निकल जाएगा, ये हमारी किसकी, साधन लागत निकल गई, किसकी, एनएनपी की। अब एनएनपी की साधन लागत को हम अगर टेक्निकल रूप से देखें तो इसे क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय। क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। समझ में आएगा, अब देख कैसे, ये क्या है, एनएनपी, ये क्या है, फैक्टर कॉस्ट। अगर फैक्टर कॉस्ट को हमें क्या, कॉस्ट को निकालना हो तो हम क्या कर लेंगे, कॉस्ट को निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, एनएनपी की क्या लेंगे हम, मार्केट प्राइस। क्या लेंगे, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस के अंदर हमने पहले जोड़ा क्या था, सब्सिडी, मतलब जोड़ा क्या था, अप्रत्यक्ष कर। तो उस जोड़ा था उसको क्या कर देंगे, अब की बार घटा देंगे। तो अप्रत्यक्ष कर को हमने क्या कर दिया, घटा दिया, और उसके अंदर घटाया गया था सब्सिडी। अब सब्सिडी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो बाद के अंदर हमारी क्या आ जाएगी, फैक्टर कॉस्ट। क्या हमने क्या लिया था, एक तो अप्रत्यक्ष कर लिया था वो हमने लौटा दिया, सब्सिडी हमने क्या की थी, माइनस की थी, हमने जोड़ दी। अब जो बचा हुआ मटेरियल क्या था, फैक्टर कॉस्ट। अब क्या बच गया इसके अंदर, ओनली फॉर फैक्टर कॉस्ट। इस फैक्टर कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय। क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। क्यों बोलते हैं इसको नेशनल इनकम, क्या अल्टीमेट चीज़ें देखें तो हमें तो पता तो यही चलेगा ना कि हमने प्रोड्यूस तो क्या किया है, यही किया है। वो तो हम मार्केट के अंदर बेचने के लिए क्या लगा रहे थे, इनडायरेक्ट टैक्स लगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये थोड़ी, अब इनडायरेक्ट टैक्स तो क्या ले रहे हैं, उसी कॉस्ट। अब जो कोई उत्पादन हुई वस्तु है, जैसे ये इसके पास क्या है, टी शर्ट है, क्या है, ये 200 रुपये टी शर्ट दी, सरकार इसके ऊपर 10 रुपये की क्या लेती है, टैक्स लेते हैं। अब सरकार 10 रुपये का कुछ उत्पादन थोड़ी कर रही है, सरकार 10 रुपये कुछ उत्पादन थोड़ी करिए, ओनली फॉर वो क्या ले रही है, टैक्स ले रही है। अब हमें जब जीडीपी जीएनपी के अंदर तो हम क्या देखते हैं, अंतिम चीज़ क्या हुई हो, उत्पादित हुई हो, क्या वो क्या तो कोई सर्विस हुई है या अंतिम चीज़ क्या हुई हो, उत्पादित हुई, उसको क्या लेते हैं हम, जीडीपी या जीएनपी के अंदर लेते हैं, या मतलब इसके अंदर लेते हैं। लेकिन सरकार टैक्स लेके कोई चीज़ उत्पादित थोड़ी करिए, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, निकाल देते हैं। इसलिए बाद के अंदर हमें पता चल जाती है ये हमारी क्या है, नेशनल इनकम है। क्या है, नेशनल इनकम के अंदर क्या आती है, फाइनल गुड्स एंड सर्विस आती है। क्या आती है, फाइनल, जो अंतिम रूप से हमने क्या चीज़ उत्पादित की है वो आती है।
अब है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? किसी भी देश की औसत क्या होती है? आय होती है। जैसे जो हमारी नेशनल इनकम है, क्या है? जो हमारी राष्ट्रीय आय है, उसके अंदर हम आगे किसका भाग दे दें? जनसंख्या का। तो हमारी पास क्या आ जाएगी? प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। क्या आ जाएगी? प्रति व्यक्ति आ जाएगी। प्रति जो NNP, जो हम अगर टेक्निकल रूप से हम देखें, NNP फैक्टर कॉस्ट बराबर जनसंख्या लिखा हुआ है, तो ये तो राष्ट्रीय आय लिखे या NNP या फैक्टर कॉस्ट, इसके अंदर दोनों के अंदर कुछ अंतर है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि राष्ट्रीय आय नहीं तो खींचना किसको? इसमें फैक्टर जो हमने ऊपर क्या पढ़ा कि क्या है? NNP की फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, नेशनल आय है। क्या है? नेशनल आय। तो हम चाहे ये लिखे चाहे ये लिखे, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम चाहे ये लिखे चाहे ये लिखे। अब जैसे क्या क्या होती है पर कैपिटा इनकम? देखो, अब कोई देश की क्या है, जैसे हमारे पास हम लें कि हमारे पास को मतलब इसके अंदर है, हमारे पास कितने जने, जैसे हमारे पास 8,000 रुपये, कितने रुपये? 8,000। हमारी जो कुल इनकम है वो कितनी है? हम देखें कि पूरे देश के अंदर हम जो भी GADP, GNP, जो GNP होती है, जो देश के निवासियों के द्वारा क्या की जाती है? उत्पादित की जाती है। ऐसे मानो कि वो सारी चीज़ उत्पादित करके उनके कितने रुपए जुड़े? 8,000। कितने जुड़े? 8,000। हमने कितनी चीज़ों की रुपए की चीज़ उत्पादित की? 8,000 की। पूरे देश के अंदर हमने क्या किया? पूरी चीज़ कितने रुपए की उत्पादित की? 8,000 की। अब हमारी 8,000 के अंदर हम देखें तो पूरे देश की पॉपुलेशन कितनी है? जैसे हम देखें ऑपरेशन अकेडमी के अंदर कोई चीज़ उत्पादित हुई, क्या हुई? कोई भी चीज़ क्या है? हमने प्रोड्यूस की। जैसे हमने कोई भी चीज़ मतलब एजुकेशन के अंदर पूरे मतलब ऐसे मान लो वो छोटे लेवल पे उदाहरण दे कि हमने कोई चीज़ कितने की? 8,000 की क्या चीज़ को की क्या की? उत्पादित की। जैसे हमने 8,000 की कोई चीज़ क्या की? उत्पादित की। अब इसके अंदर हम कितने जने, हमारी पूरी यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है? हम कितने जने? 8 जने। तो 8,000 के अंदर हम क्या दे देंगे? 8 का भाग दे देंगे। क्या दे देंगे? 8 का भाग। तो फिर बाद में कितने रुपए निकल के आए? 1,000। क्या निकल के आए? 1,000। इसे क्या कहते हैं? पर कैपिटा इनकम। हमने कोई चीज़ क्या बनाई? 8,000 की कोई चीज़ बनाई, उसके अंदर हम कितने जने थे? 8 जने थे। हमने 8 का भाग दे दिया। अब एक व्यक्ति के पास कितने रुपए हैं? 1,000 रुपये। यही बात, इसी के अंदर क्या निकाला जाता है? नेशनल इनकम। जैसे पूरे देश की नेशनल इनकम, पूरे भारत की जो अंतिम वस्तु रूप से उत्पादित वस्तुओं के हिसाब से जो पैसे कमाए वो कितने हैं? 8 करोड़ है। कितने करोड़ है? 8 करोड़ है। फिर बाद के अंदर यहाँ की जनसंख्या कितनी है? अगर आपने कोई चीज़ 8 करोड़ ही क्या की? उत्पादित की। हमारी जनसंख्या कितनी है? 1 करोड़ है। क्या करें? 1 करोड़ है। अब 8 के अंदर 1 करोड़ का भाग देंगे, कितना आएगा? 1 पॉइंट। 8 के अंदर 1 को भाग देना। 1 करोड़ को भाग दो 8 करोड़ के अंदर। ये देखो, ये भी ना हो तो थारा डोल ही दिखा दो। ये कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ों, 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये कितना होगा? 8 करोड़। तो इकाई, दहाई, सैकड़ों, 1,000, 10,000, लाख, करोड़ और बस ओनली 0 से 0, 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 मतलब ये तो बराबर है। तो एक जना के पास कितना रुपया है? 8 रुपया। कितना रुपया है? 8 रुपया। तो सोच रही निकाल देता थी तो मैथ और पढ़ लिए पहले। तो कितने रुपए निकले? 8 रुपये। अब पूरे देश के अंदर एक जने के पास कितने पैसे हैं अगर औसत रूप से देखा जाए तो? 8 रुपये। कितने रुपए? 8 रुपये। तो किसी देश की औसत आय होती है, ये क्या होती है? औसत। रेशो होता है। क्या होता है? रेशो। अब जैसे ऐसे नहीं है कि ये किसी के पास 8 रुपये हैं, 8 का मतलब नहीं, पूरे देश के पास क्या है? औसत आय। जैसे हमारे पास ऐसे कोई ऐसे हमारे एग्जिट तो किसी को पता रहता है नहीं कि
जैसे हम कि बढ़ाना के 80 रुपया, ऐ तो कोई सीधा तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता इनके इतने रुपए। वो क्या करेंगे, इनके क्या इतनी ज़मीन है ना, चलो इनके 30 बीघा क्या है ज़मीन है, तो चलो तो 1 करोड़ की क्या होगी ज़मीन होगी। फिर एक मुंबई के अंदर भाई फ्लैट है, वो कितने का है 15 लाख का वो है। फिर बाद के अंदर देखेंगे विक्रम काकोर के क्या है, एक फ्लैट है, वो एक बिल्डिंग है, तो उनके भी है 50 लाख का समथिंग ऐसा कुछ है। उनके पास ऐसे RCC कार, इनका इतना सामान भी है, वो कितने का है ऐसे 10 लाख कार है। ऐसे अगर पूरा जोड़ देखिए इधर सबके पास, इनके पास 1 करोड़ रुपए हो रहे हैं। अब इन सबको क्या कर लेंगे, वो जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे 1 करोड़, अरे 1 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़, ये क्या हो गए, और ऐसे मान लो 265 करोड़ कितने हो गए। अब इनको क्या कर दें हम 3 करोड़ बोल दें, कितने 3 करोड़। इनके पास पैसे कितने हैं 3 करोड़। अगर अब ऐसे देखें कि बढ़ाना के पास पूरे के औसत रुपए कितने हैं सबके पास, तो हमारी जनसंख्या कितनी है पूरों की। अब ऐसे देखें 3 करोड़ इनकी क्या है, कुल क्या है आमदनी है, कुल क्या है जो इनका कुल टोटल इनके पास कितने पैसे हैं 3 करोड़। अब इसके अंदर हम औसत बांटें तो हमारी अब पॉपुलेशन कितनी है, अब एक एक व्यक्ति के पास कितने रुपए आ सकते हैं, तो हम क्या करेंगे जितने भी लोग हैं उनका क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। अब इनके अंदर हमारे कितने आदमी हैं 100 आदमी, जैसे 3 करोड़ थे, इकाई दहाई सैकड़ों हज़ार 10,000 लाख हर करोड़, और कितने जने 100 जने, कितने जने 100 जने। अब इसके अंदर क्या 2 से 2 बिंदु घट गए, तो फिर एक आदमी के पास कितने रुपए बचे 30,000, कितने होते 30,000। तो बढ़ाना के अंदर एक आदमी के पास कितने रुपए 30,000। ये इनकी क्या है पर कैपिटा इनकम, क्या है पर कैपिटा इनकम, कि एक आदमी के पास कितने रुपए 30,000। तो ऐसे क्या निकालते हैं हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं, क्या निकालते हैं पर कैपिटा इनकम। जैसे अंबानी है, अडानी है, अब इनके पास तो पैसे तो क्या है ज़्यादा है, लेकिन अगर हम एक क्या निकालनी होती है पर कैपिटा इनकम निकालनी होती है भारत की, क्या है भारत की, तो हम अडानी के पैसे भी क्या कर लेते हैं उसके अंदर काउंट कर लिए, अडानी के पैसे भी काउंट कर लिए, हमारे पैसे भी काउंट कर लिए, इन सब के पैसों को एक साथ क्या कर लिया काउंट कर लिया, मतलब सबको एक साथ क्या कर दिया जोड़ दिया। अडानी के भी, अंबानी के भी, हमारे भी, टाटा के भी, बिड़ला के भी, सबके पैसे क्या कर दिए जोड़ दिए, हमारे भी जोड़ दिए साथ के साथ। अब इन सारे भारतीयों के क्या कर दिए पैसे को जोड़ दिया, और उसके अंदर क्या कर दिया किसका भाग दे दिया जनसंख्या का, किसका भाग दे दिया जनसंख्या। बाद के अंदर एक जने के जितने रुपए आए उनको क्या बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, क्या बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। लेकिन देश के अंदर कौन से पैसे जुड़ते हैं, कौन से रुपए जुड़ेंगे इसके अंदर, जो हमारी क्या है जीएनपी के अंदर जो फैक्टर कॉस्ट लगी हुई है, क्या जीएनपी की जो फैक्टर कॉस्ट है, जिसके अंदर जो कॉस्ट है, जैसे सबने क्या किया अंतिम वस्तु और ये सब क्या किए उत्पादन किए, उनके आधार पर हम क्या निकालते हैं फैक्टर को, वो उत्पादन चीज़ों का हम क्या निकालते हैं उस उत्पादन। जैसे कोई भी चीज़ हुई, जैसे आज भारत के अंदर एक साल के अंदर कितनी बोलेरो बनी 5 बोलेरो होंगी, एक बोलेरो की कीमत कितनी है 1 लाख, तो कितने बोलेरो होगी 5 लाख, तो 5 बोलेरो कितने की होगी 5 लाख की। फिर बाद के अंदर देखो स्कॉर्पियो कितनी बनेगी 10 लाख की, थार कितनी बनेगी 15 लाख की। ऐसे सारी चीज़ों को क्या कर लेते हैं जोड़ देते हैं। बाइक कितने की बनेगी 10 लाख की। फिर बाद के अंदर कोई टेम्पो कितने बन गए 5 लाख के, साइकिल कितनी बन गई 10 लाख की। ऐसे 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 पूरी चीज़ों को क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, और फिर बाद के अंदर किसका भाग दे देते हैं पॉपुलेशन का, किसका भाग देते थे पॉपुलेशन का। फिर जितने पैसे आए उसको क्या बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय, क्या बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। और राष्ट्रीय आय होती है क्या होती है पता है क्या होती है राष्ट्रीय आय, एनएनपीसी के फैक्टर कोर्स को राष्ट्रीय आय के अर्थशास्त्र को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अर्थशास्त्र इकोनॉमी के अंदर टेक्नोलॉजिकल रूप से टेक्निकल रूप से क्या बोलते हैं इसको एनएनपी को क्या बोलते हैं, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट को क्या बोलते हैं राष्ट्रीय आय। अगर एनएनपी की फैक्टर कॉस्ट के अंदर हम किसका भाग दे दें जनसंख्या का, पॉपुलेशन का भाग दे तो क्या निकल जाएगी
पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। अगर हम क्या देते हैं एनएनपी की साधन लागत के अंदर हम क्या देते हैं जनसंख्या का भाग देते हैं, तो उससे क्या निकल जाएगी प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगी। प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या है? एक आदमी की जतरी आय प्रत्येक व्यक्ति के अलग पूरा हिसाब जो प्रति व्यक्ति आय का मतलब पूरे देश के अंदर एक आदमी के पास कितने रुपए। प्रति व्यक्ति आय के पास, अगर मेरे पास हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय 10,000 होती तो पूरे देश के अंदर अगर देखी जाए तो मेरी प्रति व्यक्ति आय कितनी है 10,000। मेरे पास कितने पैसे हैं 10,000, तेरे पास कितने 10,000, इसके पास कितने 10,000। ये क्या अगर पूरे देश की क्या देखें पर कैपिटा इनकम देखें, प्रति व्यक्ति आय। प्रति का मतलब प्रत्येक, व्यक्ति का मतलब व्यक्ति, आय का मतलब इनकम। प्रत्येक व्यक्ति की इनकम कितनी है 10,000। अगर क्या हो हमारी पर कैपिटा इनकम 10,000 हो तो कितनी होगी 10,000। जैसे हमने पढ़ा क्या HDI पढ़ा, क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ा, तो उसके अंदर हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी थी 75। वो तो वहाँ पे लिखी हुई थी। हमारी कितनी थी 6,000 के समथिंग क्या थी पर कैपिटा इनकम, क्या थी पर कैपिटा इनकम। तो वो क्या हमारी क्या है पर कैपिटा इनकम कितनी थी $6,000 ऐसे कुछ दे रखा था उसके अंदर। तो वो क्या है हमारी पर कैपिटा इनकम। तो पूरे भारत के अंदर एक व्यक्ति के पास कितना है $6,000 ऐसे क्या है पैसे। तो ये क्या हो जाती है प्रति व्यक्ति आय, क्या हो जाती है प्रति व्यक्ति। एक होती है व्यक्ति का आय, क्या होती है पर्सनल इनकम, क्या होती है पर्सनल इनकम। राष्ट्रीय आय का वह भाग जो परिवारों हाउस होल्ड को क्या किया जाता है स्थानांतरित किया जाता है, क्या किया जाता है स्थानांतरित। अब जैसे कोई भी ये क्या है हाउस होल्ड है मतलब परिवार वाले, ये क्या देते हैं कोई भी फर्म को क्या देते हैं मतलब कोई भी दिया क्या दिया लैंड दिया भूमि दी, फिर बाद के अंदर क्या देते हैं यही क्या देते हैं वहाँ पे मजदूर भेजते हैं, तो वो मजदूर की यही आदमी क्या भेजते हैं फिर वहाँ पे मतलब यही क्या देते हैं उनको कैपिटल, क्या देते हैं कैपिटल। फिर यही आदमी क्या देते हैं उसको उद्यमिता भी वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप भी कौन करते हैं यही करते हैं। और उद्यमिता क्यों कर रहे हैं वो, अब देखो ऐसे देखो कोई भी हाउस होल्ड था, अरे कोई भी कंपनी के पास खुद के पैसे होते हैं क्या, वो उधार लेके ही क्या करती है, उसकी खुद की ज़मीन होती है कि वहाँ पे नहीं, वो उधार में तो क्या लेती है ज़मीन, रेंट पे क्या लेगी ज़मीन लेगी, मजदूर भी क्या आएंगे मजदूरी पर आएंगे, कैपिटल वो कोई भी पैसे लेगी वो क्या लेगी उधार के अंदर लेगी, उसका क्या देना पड़ेगा उनको ब्याज देना पड़ेगा। और फिर बाद के अंदर वहाँ के आदमी जब हम ये सारी चीज़ दे रहे हैं किसके लिए दे रहे हैं उद्यमिता के लिए, क्या करने के लिए उद्यमिता के अंदर हमें क्या मिलेगा लाभ मिलेगा। प्रॉफिट के लिए तो हम सारा काम कर रहे हैं, नहीं तो क्यों कंपनी खोलेंगे क्यों इतना काम करेंगे, तो उससे क्या होता है लाभ। अगर अल्टीमेट अगर कोई चीज़ देखी जाए तो होता है क्या है जैसे कोई भी फर्म को हमने क्या दी भूमि दी, उसके बदले में हमने क्या ले लिया, जैसे कोई भी चीज़ यहाँ पे 100 रुपये की क्या उत्पादित हुई, जैसे कोई एक घड़ी थी वो कितने रुपए की बनी 100 रुपये की बनी, कितने रुपए की बनी 100 रुपये की बनी। हमने उसके लिए एक मतलब कंपनी लगाई, क्या लगाई कंपनी लगाई, उसके लिए हमने क्या ली ज़मीन ली किराए पे ली, फिर बाद के अंदर हमने मजदूर आए वहाँ पे बढ़ाने के लिए, फिर बाद के अंदर कैपिटल हमने क्या लिए ब्याज पर क्या लिए पैसे लिए और उद्यमिता। अब हम जैसे अब ये 100 रुपये की कोई चीज़ उत्पादित हुई, क्या हुई 100 रुपये की चीज़ उत्पादित हुई, तो हमने क्या कर दिया 20 रुपये थे ना वो क्या दे दिया इसका किराया दे दिया, किसका ज़मीन का, क्या दे दिया 20 रुपये ज़मीन का क्या दे दिया किराया दे दिया। फिर हमने देखा कि मजदूरी के कितने दे दिए हमने 10 रुपये क्या वो वापस लौटा दिए किसके मजदूरी के। ऐसे जैसे 10 रुपये क्या लौटा दिए मजदूरी के 30 रुपये लौटा दो, कितने रुपये लौटा दिए 30 रुपये लौटा दिए। फिर हमने देखा क्या करना है कैपिटल, हमें क्या मिला ब्याज, जो मतलब हमने जो क्या ले रखे थे कैपिटल ले रखी थी उसका ब्याज भी तो देंगे, तो हमने ब्याज के अंदर कितने रुपए लौटा दिए वापस 25 रुपये लौटा दिए। फिर बाद के अंदर ये कुछ दे रहे थे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए लाभ के लिए तो दे रखे थे, तो हमने इसको लाभ दिया, तो हमने ये 25 रुपये क्या कर दिए लाभ के दे दी। अब कोई चीज़ उसने कितने रुपए की उत्पादित की थी 100 रुपये की, और फिर बाद में देखा जाए तो ये 100 रुपये वापस सारे रुपये किसने ले लिए हाउस होल्ड ने, क्या ले लिए
हाउस होल्ड ने क्या ले लिया, वापस ले ली। जैसे ज़मीन का रेंट के रूप के अंदर ले लिया, मजदूरी करने आए, यही मजदूरी करने आ गई, फिर इनको ही हमने क्या दे दिया, मजदूरी के रूप के अंदर दे दिया। फिर इन्होंने क्या दिए थे, पैसे दे दिए थे ब्याज पर, इन्होंने जो ब्याज पर क्या ले लिए, ये पैसे ले लिए। फिर यही क्या करे, वहाँ पे उद्यमिता कर रहे हैं, तो उसके मतलब प्रॉफिट भी इन्होंने ले लिया। कितना ले लिया, 25। तो ये सारे रुपये जोड़ के कितने हो गए, क्या हो गए, सारे रुपए जो हमने 100 रुपये की कोई चीज़ क्या वस्तु उत्पादित की थी और 100 रुपये इनको क्या कर दिए, वापस लौटा दिए। तो वैसे बचा क्या, तो अगर एक रूप से देखे जाए तो हमारी पर्सनल इनकम क्या होती है, जो हमारी पर्सनल इनकम होती है वो किसके बराबर होती है, नेशनल इनकम के बराबर। किसके बराबर होती है, नेशनल इनकम के बराबर। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, अब जैसे ऐसे ये करते हैं ना, तो हम कुछ थोड़ी चीज़ें रखते हैं ऐसे कि हमने कोई चीज़ कितने रुपए की बनाई थी, 100 रुपये की कोई चीज़ बनाई थी। अब वैसे तो अगर देखा जाए तो जो हमारी ये पूरी चीज़ें हम उनको लौटा देते हैं। अगर देख रेंट के रूप के अंदर लौटा दिया, ब्याज के अंदर लौटा दिया, मजदूरी के अंदर लौटा दिया, और किसके अंदर, उद्यमिता के अंदर क्या मतलब प्रॉफिट के अंदर हमने पूरी चीज़ें। वैसे देखी जाए अगर आइडियल रूप से देखे जाए तो हमने पूरी चीज़ें क्या कर दी, उनको लौटा दी। लेकिन हम क्या करते हैं, पूरी चीज़ को हम लौटाते नहीं। क्यों नहीं लौटाते हैं, जैसे हमने कोई 100 रुपये की क्या की, कोई चीज़ उत्पादित की, तो हम क्या कर देते हैं, अब हम क्या देते हैं, अब ये क्या है, कोई कंपनी है, इस कंपनी को सरकार वैसे तो काम करने देगी नहीं, सरकार वैसे कोई काम करने देती है क्या, नहीं देती। तो हम इसके अंदर से माइनस क्या कर देंगे, कॉरपोरेटिव टैक्स, निगम का टैक्स। जब सरकार क्या करिए, अपनी कॉरपोरेटिव कोई संस्था है तो उसका क्या लेगी सरकार, हमसे टैक्स लेगी। तो उन पैसों को क्या कर देंगे हम, मतलब कोई चीज़ पैसे हम रख लेते ना, क्या ले लेते हैं, जैसे कोई भी चीज़ है, जो कोई 100 रुपये की चीज़ होनी थी, अब इसके अंदर हम टैक्स के लिए रुपये क्या कर लेंगे, रख लेंगे। टैक्स के लिए हमने रुपये रख लिए, 10 रुपये रख लिए। फिर हम क्या रख लेंगे, अब इसके अंदर हमने सारी चीज़ क्या कर दी, वैसे तो हमने पूरे पैसे ऐसे कैसे बांट दिए, लेकिन कुछ पैसे हम क्या रख लेते हैं, रख लेते हैं। क्यों रख लेते हैं, इसलिए कि हमें अब जैसे 100 रुपये की कोई चीज़ उत्पादित की, 100 रुपये सारे वापस ऐसे कैसे तूने क्या कर दिए, दे दिए, तो आगे तो तेरी कंपनी को बढ़ा पाएगा क्या, आगे मतलब चला पाएगा। तो इसलिए हम थोड़े से पैसे क्या रख लेते हैं इसके अंदर, किसके अंदर, कोई चीज़ 100 रुपये की उत्पादित हुई, जिसके अंदर हम क्या कर देते हैं, 10 रुपये तो हम टैक्स के लिए रख लिए, और 10 रुपये हम क्या रख लिए कि आगे के भविष्य के लिए हमें क्या आएंगे, काम आएंगे, उसके लिए हमने क्या कर लिया, रख लिया। फिर बाद के अंदर इन परिवारों को ये क्या देते हैं, हम इनको क्या देते हैं, ब्याज देते हैं। अब ब्याज के रूप में ये हमें क्या वापस क्या देते हैं, पूंजी। अब जैसे कोई बैंक है, क्या है, बैंक है, अगर हम किसी सरकार से, अगर हम बैंक से क्या लें, पैसे लें, क्या लें, पैसे लें, तो हम उसके ऊपर कितना % टैक्स देते हैं, 12%। अगर हम सरकार से कोई क्या ले रहे हैं, टैक्स मतलब कोई भी क्या ले रहे हैं, मतलब लोन ले रहे हैं, तो उसका मतलब हम कितना % देते हैं उसको, सरकार को 12% क्या देते हैं, टैक्स देते हैं। लेकिन अब ये तो हमने किया, सरकार वो बैंक कहीं से पैसे कमा के लाता है क्या, कहीं से नहीं लाता। वो क्या करता है, बैंक के अंदर हमारे क्या रहते हैं, पैसे रहते हैं, क्या रहते हैं, पैसे रहते हैं। अब बैंक के हमारे पैसे हैं, उन पैसों को क्या देता है, वो लोन पे दे देता है, और लोन पे देने के बाद में उन लोगों से क्या लेता है, 12% क्या लेता है, टैक्स लेता है। कितना %, 12%। पैसे भी अपने ही, टैक्स भी कौन ले रहा है, 12%, मतलब बैंक वाला। अगर हम अब बैंक के अंदर हम जमा करवाते हैं पैसे, तो हमें भी वो क्या देता है, थोड़ा बहुत टैक्स देता है। वो कितना % टैक्स देता है, 3%। कितना देता है, 3%। अपन से लेता है कितना है, 12%। अगर 12 में से हम 3% निकाल दें तो कितना बचा, 9%। अब इन 9% के पैसे को क्या कर लेता है, वो वापस दे देता है, किसको, जनता को। और जैसे उनके कितने 12% उसने लिए, 12% के हिसाब से क्या लिए, पैसे लिए, और फिर बाद में 3% के हिसाब से दे दिए, तो उसने कमाई कितने की, 9% की। अब इन 9% के रुपये आता है, उनको वापस क्या कर देता है, जनता के अंदर भेज देता है, फिर वापस उनसे क्या कर लेता है, टैक्स कमा लेता है। तो ये, तो इसको हम प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस। क्या करेंगे, माइनस। इन्हीं पैसों से तो कमा रहा है वो, तो क्या कर दिया, इनको माइनस कर देते हैं। फिर बाद के अंदर क्या देते हैं हम, वो स्थानांतरण भुगतान, मतलब कुछ क्या देते, उपहार ये दे दिए। जैसे तूने कुछ उत्पादन किया, 100 रुपये की क्या किया, उत्पादन किया,
तूने कोई कंपनी ने क्या किया, उत्पादन किया अच्छी तरीके से, लेकिन बाद के अंदर तेरे को लगा तूने बहुत ही अच्छी चीज़ बनाई, तो सरकार तेरे को क्या भेज देगी, या कंपनी वाला तेरे को क्या भेजेगा, उपहार भेजेगा। कोई भी क्या भेजेगा, गिफ्ट भेजेगा। गिफ्ट के अंदर क्या देगा, पैसे देगा। उन पैसों को हम क्या करते थे, अब ये पैसे उसके अंदर थोड़ी ले रहे हैं, ये तो क्या कर रहे हैं, उन अपनी मन इच्छा से क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। ये उन पैसों से थोड़ी कमा रहा है, वो तो तूने अच्छा काम किया है तो वो तेरे को वो दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं, जो कंपनी वाले रे, निगम वाले, ये जो कंपनी वाले, जो फर्म वाले, वो क्या दे रहे हैं तेरे को, पैसे दे रहे हैं। सरकार तेरे को क्या दे रही है, पैसे दे रही है तेरे को क्या करने के लिए, तूने अच्छी चीज़ क्या की है, बनाई, इसलिए तेरे को क्या दे रहे हैं, हस्तांतरण भुगतान। इसको क्या करेंगे हम, ऐड। इसको माइनस क्यों नहीं कर रहे, क्यों हम उन पैसों में थोड़ी दे रहे हैं, ये तो हम क्या दे रहे हैं, अलग से दे रहे हैं, इसलिए हम उनको क्या कर देंगे, ऐड। तो इससे क्या आ जाएगी, पर्सनल इनकम। क्या आ जाएगी, पर्सनल इनकम। तो क्या होती है पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम देखी जाए तो किसके बराबर होती है, नेशनल इनकम के बराबर, हमारी राष्ट्रीय आय। अब राष्ट्रीय आय के अंदर हम क्या निकाल दें, राष्ट्रीय आय के अंदर हम निकाल दें कोऑपरेटिव टैक्स। कोऑपरेटिव टैक्स के अंदर निकाल दिया, फिर बाद में हम क्या निकाल दें, जो वितरित लाभ, अवितरित। जैसे कोई भी चीज़, ये 100 रुपये की क्या किया था, प्रॉफिट किया था, 100 रुपये के अंदर हमने क्या किया, 10 रुपये तो हमने किसके लिए रख लिए, टैक्स के लिए रख लिए। फिर हमने क्या किया, 100 रुपये के अंदर 80 रुपये तो हमने क्या कर दिए, बांट दिए। क्या कर दिए, जैसे 70 रुपये हमने बांट दिए, और इसके अंदर हमारे कितने रुपए रख लिए हमने, 10 रुपये रख लिए। ये इस 10 रुपये को रखने को क्या बोलते हैं, अवितरित लाभ। और तो जितना लाभ आया हमने वापस क्या कर दिया, वापस बांट दिया, लेकिन 10 रुपये क्या कर लिए हमने, रख लिए। क्यों रख लिए, मतलब आगे के लिए कि कंपनी को क्या है, काम आए, इसके लिए क्या कर लिए, फर्म को काम आए, इसलिए हमने क्या कर लिए, 10 रुपये रख लिए। इसी को क्या बोलते हैं, अवितरित लाभ। क्या बोलते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। जो हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया किसके अंदर, और तो प्रॉफिट हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा क्या ले, अनडिस्ट्रीब्यूट क्या रख लिया हमने, प्रॉफिट रख लिया। इसके अंदर हमने थोड़ा सा बांटे नहीं, 10 रुपये को हमने बांटे नहीं, 10 रुपये को क्या कर लिया हमने, रख लिया, उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए। तो वो क्या हो गए, अवितरित लाभ, वो माइनस कर देंगे। फिर हमने क्या किया था, कंपनी कितने 12% क्या ले रही थी, ब्याज ले रही थी, 3% दे रही थी, 9% क्या कर रही थी, कमा रही थी। ये भी सी के अंदर था, ये भी क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। फिर बाद के अंदर सरकार अगर कोई सी भी चीज़ क्या कर रहे हो, अच्छी तरीके से वो करे, तो वो क्या कर देते हैं, आपको गिफ्ट के रूप में क्या करते हैं, मनी हस्तांतरण क्या करते हैं, भुगतान करते हैं। तो उसको क्या करते हैं हम, प्लस करते हैं। तो पर्सनल इनकम किसके बराबर होती है, वैसे देखा जाए तो नेशनल इनकम के, राष्ट्रीय आय के बराबर। इसके अंदर हम क्या निकाल दें, कोऑपरेटिव टैक्स। कोऑपरेटिव टैक्स निकाल दें, और माइनस क्या निकाल दें, अवितरित एंड डिस्ट्रीब्यूट लाभ। और फिर बाद के अंदर क्या निकाल दें, नेट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर हाउस होल्ड, शुद्ध ब्याज, मतलब शुद्ध ब्याज। अब देखो जैसे हमने क्या किया, 12% क्या लिए, सरकार ने पैसे लिए, फिर बाद के अंदर क्या किया, 3% दिया। अब फिर बाद में ये पैसे किसके बचे हुए, शुद्ध किसके बचे हुए, ब्याज के तो रुपए। तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, परिवारों के द्वारा किया गया शुद्ध ब्याज भुगतान। क्या, शुद्ध ब्याज भुगतान, ब्याज के ही तो रुपए दे रहे हैं वो। अब उन्होंने क्या लिए थे, लोन पे क्या ले लिए, पैसे ले लिए। कितने % ब्याज दिया उन्होंने, 12% दिया। अब इनमें से हमने 3% उनको दे दिया, जो हमसे हमारी, जैसे कोई भी बैंक था, ये क्या है, बैंक है, क्या है, बैंक है। अब इसके अंदर क्या है, पैसे। पैसे आते कहाँ से, कैपिटल आएगी कहाँ से, किससे, जनता से। किसके द्वारा होगी, जनता के द्वारा क्या आ गई, पैसे आई किसके अंदर। अब कोई भी जनता क्या करवाती है, इसके अंदर क्या देती है, पैसे देती है। अब इन पैसों को हम क्या दे देते हैं, लोगों को दे दिए, जनता को ही दे दिए। अब इस जनता को दिए हमने, इनसे कितने % टैक्स लिया, 12%। अब इनसे ये हमने किसको बांट दिया, इनको दे दिया। अब ये हमको कितना टैक्स देंगे, 12% क्या देंगे, टैक्स देंगे। अब हमने इनसे क्या लिया, जनता ने अपने पैसे जमा करवाई, जनता ने पैसे जमा करवाए, तो हम इनको कितने % 3% देंगे। और इन्हीं पैसों से हमने कितना कमा लिया, 12% कमा लिया।
अब इन्हीं पैसों से हमने 12% कमा लिया और 3% क्या दे दिया, इनको दे दिया। तो 12 में से 3 काटेंगे तो कितना बचा, 9%। ये कहीं पे कोई पैसे इन्वेस्ट मतलब वो थे कि कोई चीज़ वस्तु उत्पादित हुई थी क्या, नहीं, ओनली फॉर क्या किया हमने, पैसों को जनता को दिए, जनता के पैसे थे, जनता को ही दिया, जनता को ही दे के हमने कितना परसेंट शुद्ध ब्याज कितना कमा लिया, 9%। तो शुद्ध ब्याज भुगतान हाउस होल्ड परिवारों ने शुद्ध ब्याज भुगतान कितना किया, 9%। कितना किया, 9%। इसको क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, प्लस जो स्थानांतरित भुगतान को कर देंगे। इससे क्या आ जाएगी, पर्सनल इनकम। क्या आ जाएगी, पर्सनल। तो पर्सनल इनकम होती क्या है, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। इसके अंदर माइनस क्या कर देते हैं, निगम का कर। क्या कर देते हैं, निगम का कर। फिर बाद के अंदर माइनस क्या और कर देते हैं, अवितरित लाभ। और फिर बाद में माइनस क्या करते हैं, परिवारों द्वारा शुद्ध ब्याज। और फिर बाद के अंदर प्लस क्या कर देंगे, हस्तांतरण भुगतान। नेशनल इनकम, कोऑपरेटिव टैक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। और हाउस होल्ड द्वारा किया गया नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट मतलब नेट इंटरेस्ट। और फिर बाद में हस्तांतरण क्या किया, ट्रांसफ़र पेमेंट। इसको क्या कर दिया हमने, प्लस कर दिया। तो समझ में आई, क्यों किया और क्यों नहीं किया, समझ में आएगा क्या की पर्सनल इनकम, व्यक्तिक आय, व्यक्तिक आय। फिर बाद के अंदर दूसरे नंबर पे क्या है, पर्सनल डिस्पोजल इनकम, व्यक्तिगत प्रयोजक आय। क्या है, व्यक्तिगत प्रयोजक आय। जैसे हम देखें ये क्या होती है, जैसे देखो पर्सनल डिस्पोजल इनकम होती है। एक तो हमारी क्या हो, पर्सनल इनकम, क्या हो, व्यक्तिगत आय। जो हमारी पर्सनल डिस्पोजल होती है, जो हमारी खुद की आय है, उसी के अंदर तो क्या करेंगे हम, खर्च करेंगे ना। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय का मतलब होता है कि ये इस जो हमारे पास जो इनकम है उसको हम क्या कर सकते हैं, हमारे प्रयोग के अंदर ले सकते हैं। तो नेशनल आय को थोड़ी लोगे, किसको लोगे, जो तुम्हारी पर्सनल इनकम है उसी को क्या ले सकते हो तुम, मतलब खर्च के अंदर, प्रयोग के अंदर ले सकते हो। तो उसके अंदर हम क्या क्या घटा देंगे, एक तो टैक्स पेमेंट, फिर क्या बढ़ा देंगे, क्या घटा देंगे, नॉन टैक्स पेमेंट। और फिर जैसे जो ये होते हैं, अब ऐसे देखो ये तुम्हारी क्या है, पर्सनल इनकम है। जैसे ऐसे देखें कि जैसे मैं जॉब के अंदर हूँ, क्या हूँ, जॉब के अंदर हूँ। अब मेरी इनकम कितनी है, जैसे मेरे को सरकार तनख्वाह देती है, मतलब मैं जॉब में हूँ तो सरकार मेरे को कितने पैसे देती है, 50,000। क्या देती है, 50,000। कितने रुपए देती है, 50,000। अब इस 50,000 के अंदर वो क्या कर लेती है, 50,000 रुपये देगी। अब कोई 50,000 देती है सरकार, तो पूरे पैसे आ जाते हैं हमारे पास, पूरे पैसे नहीं आते। क्या करते हैं हम, सरकार कुछ पैसे क्या कर लेती है, उसके पैसे काट लेती है, किसके रूप में, टैक्स के रूप में। जैसे 50,000 के अंदर उसने क्या कर दिए, 5,000 रुपये क्या टैक्स के रूप के अंदर काट लिए। कितने रुपए काट लिए, टैक्स के अंदर काट लिए। फिर बाद के अंदर देखते हैं कि हमारी पेंशन आती है, तो कुछ पैसे क्या होते हैं, पीएफ के रूप में क्या होते हैं, जमा होते हैं। पीएफ के रूप में क्या होते हैं, जमा होते हैं। जैसे 50,000 आई तो सरकार क्या करती है, 50,000 के अंदर से 5,000 तो उसने क्या कर लिया, टैक्स काट लिया। अब वो क्या करती है, 5,000 रुपये उसके क्या कर लेती है, जमा कर लेती है, किसके अंदर, पीएफ के अंदर। 5,000 रुपये क्यों जमा करी हो, कि जब तू रिटायर्ड होगा तो तेरे को क्या कर दिए जाएंगे, तेरे ये पैसे दे दिए जाएंगे। क्यों दे दिए जाएंगे, तेरे आगे के भविष्य के लिए हमने क्या कर लिए, कुछ पैसे क्या कर लिए, जमा कर लिए। जब सरकार अब इन 5 के जो ये क्या कर रही है, सरकार काट रही है नॉन टैक्स के रूप के अंदर। क्या कर रही है, नॉन टैक्स के रूप के अंदर क्या कर रही है, 5,000 रुपये काट रही है। अब इन 5,000 को क्या करेगी, जितने सरकार काटती है उतने ही सरकार इनके अंदर क्या करती है, जोड़ती है। जैसे 5,000 क्या कर ली, काट ली, किसके काट लिए, एक व्यक्ति कितनी पेंशन कितनी है, तनख्वाह कितनी है, वेतन कितना है, 50,000 है। 5,000 क्या काट लिया, टैक्स काट लिया, तो टैक्स काट लिया। फिर बाद के अंदर 5,000 क्या काट लिया,
पीएफ के रूप के अंदर। पीएफ ऐसे होती है जैसे कोई भी सरकारी जॉब के अंदर होते हैं, उनके अंदर क्या करते हैं, कोई भी हम अगर कोई कंपनी के अंदर हो, अच्छी वाली कंपनी जो क्या हो रजिस्टर्ड कंपनी है, उसके अंदर ऐसा होता है कि जो तुम्हारी तनख्वाह होती है उसके अंदर कुछ रुपए तो सरकार टैक्स के रूप में काट लेती है, कुछ पैसे वहाँ पे जमा रहते हैं कि जब तुम जाओगे एक साथ तो ये सारे पैसे तुम्हें एक साथ दे दिए जाएंगे, और जितने रुपए हम काट रहे हैं उतने पैसे हम इसके अंदर हम ऐड करते हैं आपको देने के लिए, आगे के लिए, आपके सिक्योर भविष्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए हम क्या करते हैं, जिनने सरकार जैसे कोई इनके जैसे 50,000 दे रही है, इनको 50,000 के अंदर 5,000 क्या कर ली, टैक्स काट ली, 5,000 पीएफ के रूप में ऐसे क्या कर ली, जमा कर ली, क्या कर ली, जमा कर ली। अब 5,000 ही सरकार यहाँ पे मिलाएगी। अब ये एक महीने के कितने हो गए, 10,000, कितने हो गए, 10,000। ये सर्किल ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और जब वो क्या होगा, रिटायर्ड होगा, तब ये 10,000 पर मंथ के हिसाब से सरकार क्या कर देगी, इसको वापस से लौटा देगी, क्या कर देगी, वापस लौटा देगी। लेकिन वो अभी जितने पास, अब इसके पास कितने रुपये आ रहे हैं, कुल टोटल कितने आ रहे हैं, 40,000। ये क्या है, इसकी पर्सनल डिस्पोजल इनकम, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय। व्यक्तिगत प्रयोजक आय कितनी है उसकी, व्यक्तिगत जो मध्य व्यक्तिगत प्रयोजक आय के अंदर अब क्या करेंगे हम, ये क्या है, पर्सनल डिस्पोजल इनकम है, इसके अंदर क्या करेंगे, ये किसके बराबर होगी, पर्सनल इनकम के अंदर ही तो कुछ खर्च करेंगे, तो पर्सनल इनकम के अंदर क्या कर दें हम, माइनस कर दें किसको, टैक्स को, फिर एक माइनस और क्या कर दें, नॉन टैक्स को। टैक्स तो क्या होती है, सरकार जो ले ली 5,000 वो ले ली, उसको तो क्या बोलते हैं, टैक्स लेते हैं। नॉन टैक्स क्या लेते हैं, जो 5,000 और जमा किए ना पीएफ के रूप के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, नॉन टैक्स। तो 5,000 तो ले ली टैक्स के अंदर, और 5,000 क्या ले ली, नॉन टैक्स के अंदर। अब जो जितने रुपए बचे वो क्या हो गए, वो हमारे व्यक्तिगत प्रयोजक आय होगी। जैसे हमारी जिसकी किसकी पर्सनल इनकम थी 50,000, कितनी थी, 50,000। 50,000 के अंदर क्या कर दिए, 5,000 निकाल दिए किसके रूप में, टैक्स के अंदर, और 5,000 किसके अंदर निकाल दिए, नॉन टैक्स के रूप में। तो उसकी व्यक्तिगत प्रयोजक आय कितनी बच गई है, 40,000। कितनी बच गई, 40,000, जबकि उसकी पर्सनल इनकम है कितनी, 50,000। लेकिन अब जो व्यक्तिगत प्रयोजक जो मतलब वो प्रयोग के रूप में ले सकता है, वो कितने रुपए ले सकता है, 40,000। कितने, 40,000। इसे क्या कहते हैं, पर्सनल डिस्पोजल इनकम। समझ में आई, ऊपर वाले समझ में आई। अब जैसे पीएफ के अंदर क्या काटते हैं, जैसे सोशल सिक्योरिटी हो गई, और क्या होगी, पेंशन बीमा हो गया, अंशदान इंश्योरेंस हो गया, भविष्य निधि होगी, इसके लिए क्या करती है, रुपये काटती है। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय के अंदर क्या लेंगे हम, पर्सनल आय लेंगे, व्यक्तिगत आय लेंगे। व्यक्तिगत आय में से क्या निकाल देंगे, टैक्स और नॉन टैक्स निकाल देंगे, बाद के अंदर जो हम खर्च करते हैं व्यक्तिगत प्रयोज्य आय बच जाएगी। और पर्सनल इनकम के अंदर क्या निकाल देंगे, पर्सनल इनकम होती है, उसके अंदर हम जो पर्सनल इनकम होती है किसके बराबर है, नेशनल आय के बराबर, क्या नेशनल इनकम के बराबर होती है। उसके अंदर हम क्या निकाल दें, नेशनल इनकम के अंदर जैसे सारी चीज़ उत्पादित हुई, जैसे कोई भी सारी चीज़ उत्पादित हुई, अब वो सारी चीज़ ऐसे थोड़ी हो जाएंगी, उसके अंदर क्या देना होगा, नेशनल इनकम क्या है, पूरे देश के अंदर जितना उत्पादन हुआ। अब उत्पादन हुआ उसका मतलब इनको क्या करना होगा, बेचना भी होगा, तभी तो पर्सनल इनकम होगी, तभी तो होगी ना। तो बेचना होगा, इसके लिए हम क्या देंगे, टैक्स। तो निगम को क्या देंगे, टैक्स देंगे। फिर बाद के अंदर पूरे पैसे बांट देंगे, क्या कुछ पैसे रखेंगे किसके रूप के अंदर, मतलब आगे भविष्य के लिए। तो वो क्या हो गया, अवितरित लाभ, एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। फिर बाद के अंदर उन पैसों का हम क्या देते हैं, ब्याज उज के रूप के अंदर पैसे कमा लेते हैं। तो कितना रुपए कमा लेते हैं, उसके अंदर शुद्ध पेयजल 9% कमाते हैं। तो वो क्या हो गया, शुद्ध पेयजल, शुद्ध जो ब्याज होते हैं, उस इंटरेस्ट होता है, उसको क्या कर देंगे, माइनस। और कुछ पैसे सरकार देती है, उसको क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो वो क्या निकल जाएगी उससे, पर्सनल इनकम। अब पर्सनल इनकम से हम क्या निकाल लेंगे, डिस्पोजल इनकम। डिस्पोजल इनकम में पर्सनल इनकम के अंदर टैक्स और नॉन टैक्स हम निकाल देंगे। तो वो क्या होगी, पर्सनल डिस्पोजल इनकम हो गई, जो हम क्या लेते हैं, प्रयोग में ले सकते हैं। वो क्या होगी, ये होगी। फिर जीडीपी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक तो कौन सी जीडीपी होती है, नॉमिनल जीडीपी, मौद्रिक जीडीपी, और एक होती है एक रियल जीडीपी। क्या होती है, रियल जीडीपी। अब देखो, अब जीडीपी होती है ना, उसके अंदर क्या होता है,
जैसे जो नॉमिनल जीडीपी होती है उसके अंदर तो हम क्या लेते हैं, महंगाई को भी क्या करते हैं, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन को भी क्या करते हैं, ऐड करते हैं। रियल जीडीपी के अंदर हम क्या नहीं करते, इन्फ्लेशन को क्या नहीं करते, ऐड नहीं करते, मुद्रास्फीति को। जैसे हमने क्या कि एक क्या ली, नॉमिनल। अब जैसे कोई कार है, अब जो 2023 के अंदर वो कार कितने रुपए की थी, जैसे 2 कार हैं, 2 कार बनाने के पैसे कितने लगे, 1 लाख रुपए लगा। कितना रुपए लगा, 1 लाख। तो जीडीपी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। अब जीडीपी 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है नॉमिनल और एक क्या होती है, रियल जीडीपी। नॉमिनल के अंदर तो हम क्या ले लेते हैं, जैसे इसकी गणना वर्तमान वर्ष की कीमतों की चालू व प्रचलित कीमतों के आधार पर किया जाता है। नॉमिनल के अंदर क्या करते हैं, इसकी गणना वर्तमान वर्ष की क्या करनों के ऊपर कीमतों के आधार पर, चालू कीमतों या प्रचलित कीमतों के आधार पर किया जाता है। इसमें मुद्रास्फीति का प्रभाव शामिल होता है। और रियल जीडीपी के अंदर क्या होता है, इसमें क्या होता है, बोलो तो हिंदी में बोलो, मेरे ईयरली थोड़ा दिख रहे हो ना। इसकी गणना स्थिर कीमतों पर की जाती है। स्थिर कीमतों पर क्या की जाती है, कांस्टेंट प्राइस के ऊपर क्या की जाती है, इसकी गणना कीजिए। इसमें मुद्रास्फीति का प्रभाव शामिल नहीं होता है। और जिस वर्ष की कीमतों को स्थिर कीमतें मतलब कांस्टेंट प्राइस के रूप में लिया जाता है, उस आधार वर्ष बेस ईयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, बेस ईयर। जिसे कीमतों के क्या लें हम, कांस्टेंट प्राइस के अंदर लो, उसको क्या बोलते हैं हम, बेस ईयर। क्या लेते हैं, बेस ईयर। और जो हमारी क्या होती है, नॉमिनल प्राइस, क्या होती है, नॉमिनल प्राइस, उसके अंदर क्या होता है, जो हमारी वर्तमान की चली हुई होती हैं। जैसे ऐसे मानो, जैसे कोई चीज़ 2022 के अंदर कितने रुपए की थी, 1 लाख की थी। कितने रुपए की थी, 1 लाख की चीज़ थी। कितने की थी, 1 लाख की। अब वही चीज़ 2023 के अंदर कितने की हो गई है, 2 लाख की हो गई। कितने की हो गई, 2 लाख की। कितने की हो गई, 2 लाख की। इसे क्या बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी। अब इसके अंदर कोई नया उत्पादन हुआ गया, लेकिन पैसे कितने बढ़ गए, 1 लाख। कितने बढ़ गए, 1 लाख। एक होता है रियल जीडीपी। अब इसके अंदर अब देखें कि हमने 2022 के अंदर क्या बनाया था, कोई वस्तु बनाई थी, वो कितने की थी, 1 लाख की। अब वही वस्तु 2025 के अंदर भी कितने की होगी, 1 लाख की। क्यों, क्यों अब इसके अंदर हम मात्रा, अब जो हमने कोई गाड़ी बनाई थी, कितनी, 1 बनाई। जैसे इसके हमने मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने 1 लाख की क्या बनाई थी, एक गाड़ी बनाई थी। तो अब हम जो मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, मात्रा गुना प्राइस। तो मात्रा कितनी थी, 1 थी, प्राइस कितना था, 1 लाख। तो कितना हो गया था, 1 लाख। कितना हो गया था, 1 लाख। फिर हमने देखा 2023 के अंदर, वो 2022 की थी। अब देखें 2025 के अंदर, देख लो 25 निकाल लो, तो 1 लाख की थी पहले। फिर बाद के अंदर देखा है कि 2025 के अंदर उसी गाड़ी के पैसे कितने चल रहे हैं, 2 लाख हो गए। उसकी मात्रा कितनी होगी, 2 लाख। अब गाड़ी कितनी है, मात्रा कितनी है, 1, लेकिन प्राइस कितनी होगी, 2। तो कितने की होगी, 2 लाख। मात्रा के अंदर कुछ चेंज हुआ, कुछ उत्पादन हुआ क्या, नहीं हुआ। ओनली क्या होगी, मुद्रास्फीति। इसके अंदर क्या होगी, इन्फ्लेशन क्या होगी, ऐड होगी। महंगाई क्या हो गई, ऐड हो गई। वो 1 लाख की गाड़ी आजकल क्या हो गई है, 2 लाख की। नया उत्पादन हुआ क्या, नहीं। क्या हुआ इसके अंदर शामिल, ओनली फॉर मुद्रास्फीति। क्या, मुद्रास्फीति को क्या बोलते हैं, महंगाई। क्या बोलते हैं, महंगाई। इन्फ्लेशन क्या बोलते हैं, महंगाई। उसको क्या बोलते हैं, महंगाई। तो हमने कुछ नया उत्पादन किया क्या, नहीं। क्या उत्पादन किया हमने, ओनली फॉर मुद्रास्फीति को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब यही बात यहाँ पे देखो, रियल जीडीपी के अंदर, किसके अंदर, रियल जीडीपी के अंदर 2022 के अंदर कोई चीज़ 1 लाख रुपए की थी। अब 2025 के अंदर भी अगर हम उसकी प्राइस निकालेंगे तो कांस्टेंट ईयर कौन सा लेंगे, 2022 वाला। 2022 के अंदर हमने एक गाड़ी बनाई थी, वो कितने की थी, 1 लाख की थी। 2025 के अंदर हम अगर देखें उसकी प्राइस, तो एक क्या थी हमारे पास गाड़ी थी, उसकी प्राइस हम कौन सी लेंगे, कांस्टेंट ईयर, बेस ईयर कौन सी लेंगे, 2022 वाली। 2022 में भी 1 लाख की थी, अभी भी 1 लाख की है। मतलब अब तो चाहे 2 लाख की हो, लेकिन हम क्या लेंगे, कांस्टेंट प्राइस कौन सी लेंगे, 1 लाख। जो स्थिर जो वर्ष लेंगे वो कौन सा लेंगे, 2022 में। 2022 के अंदर कितने की थी, 1 लाख की।
आज भी अब इसको इसका निकालेंगे मूल्य तो कितने हो जाएगा 1 लाख। अब यहाँ पे एक चीज़ कितने की होगी 2 लाख की होगी। अरे यहाँ पे एक चीज़ 1 लाख की है। ये क्या है, एक तो रियल जीडीपी है, क्या है नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी के अंदर 2 लाख कैसे हुई कि अब तो वास्तविक प्रचलित जो अब चल रही है ना उन प्राइजों के आधार पर, चालू प्राइजों के आधार पर, वास्तविक प्राइज मतलब इसके चालू कीमतों के आधार पर, प्रचलित कीमतों के आधार पर, इसके आधार पर हमने क्या निकाला, इसकी क्या निकाली प्राइज निकाली। क्या निकाली प्राइस निकाली किसके आधार पर, वर्तमान प्रचलित। अब जैसे कोई चीज़ थी, ऐसे मान लो कि पिछले साल वो कोई चीज़ थी, जैसे क्या था, कोई चीज़ महंगी है भी, चलो सोना, चल सोना ले लो, ये तो उत्पादन ऐसे मान लो, जैसे 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 हाँ हम क्या लें, कोई एसी लें। पिछले साल यही एसी कितने के रुपए की मिल रही थी, 30,000 की मिल रही थी। कितने की मिल रही थी, 30,000। अब हमने इस साल ये इसकी कीमत कितनी होगी, 40 के। कितनी होगी 40 के, 40,000। 40,000 चीज़ तो कितनी है, एक ही है। लेकिन हमने जो ये मूल्य लिया जीडीपी का, ये कहाँ से लिया, नॉमिनल जीडीपी का। हमने क्या ऐड कर दिया, मुद्रास्फीति कि 10,000 क्या हो गई, महंगी हो गई। कि चालू कीमतों के आधार पर, वर्तमान कीमतों के आधार पर, प्रचलित कीमतों के आधार पर क्या निकाल रहे हैं हम इसकी मुद्रास्फीति कीमत। जबकि पिछले वर्ष के अंदर तो कितनी थी, 30,000 की थी, लेकिन अब की बार कितने की होगी, 40,000 की। अब 40,000 की होगी। अब इसके अंदर कोई नई चीज़ उत्पादित हुई, नई एसी बनी है क्या 40,000 के अंदर, वही तो एसी है। उसी एसी का कितने 10,000 बढ़ गए, किसके कारण, मुद्रास्फीति के कारण, महंगाई के कारण, इन्फ्लेशन के कारण क्या हो गई, उसकी कीमत क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। उसे तो क्या बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी, मौद्रिक जीडीपी। उसकी मुद्रा के अंदर क्या हो जाना, चेंज होना। जैसे हम मौद्रिक मूल्य कैसे निकालते हैं, मौद्रिक मूल्य निकालते हैं मात्रा गुणा कीमत। मात्रा मतलब क्वांटिटी गुणा प्राइस। क्वांटिटी गुणा प्राइस से हम क्या निकालते हैं, मौद्रिक वैल्यू। क्या निकालते हैं, मॉनेटरी वैल्यू। अब इससे क्या निकाला, चीज़ है तो क्वांटिटी तो हमारे पास क्या है, एक ही है। प्राइस कितनी हो गई उसकी, 40 के। अब कितने की होगी ये, 40,000 की। पिछले जो हम देखें 2022 के अंदर भी अगर हम देखें, वो उस एसी का मूल्य कितना था, 30,000। चीज़ तो कितनी, मात्रा तो कितनी थी, एक, और उसकी प्राइस कितनी थी, 30। अब उसकी पहले कितनी प्राइस थी, 30,000। अब कितनी हो गई उसकी, 40,000। क्या ऐड हुई इसके अंदर, मुद्रा, जो मुद्रास्फीति कितनी ऐड, इन्फ्लेशन ही तो ऐड हुई। कितने की हो गई इन्फ्लेशन, 10,000 की। अब जिस एसी के पिछले साल जो 2022 के अंदर 30,000 थे, अब उसके 40,000 पैसे वो किसके आधार पर हुए, चालू कीमतों के आधार पर, प्रचलित कीमतों के आधार पर, जो इस टाइम के अंदर मार्केट में जो कीमत चल रही है उसी के आधार पर। तो 40 के की हुई ना, वो पहले कितने की थी, 30 की। अब रियल जीडीपी के अंदर हम क्या देखते हैं, रियल जीडीपी के अंदर हम बेस ईयर लेंगे किसको, जब वो मनी 2022 को ही हम क्या ले लेंगे, बेस ईयर। उसकी क्या कर लेंगे, कांस्टेंट प्राइस, स्थिर कीमतें। क्या कर लेंगे, स्थिर कीमतें। 2022 के अंदर 30 के की थी। अगर हम देखें 2025 के अंदर, 2025 के अंदर हमने को यहाँ पे देखो, क्वांटिटी मूल्य निकालने के लिए क्वांटिटी गुणा प्राइस। क्वांटिटी एक थी, प्राइस कितनी थी, 30। अब की बार भी हम क्वांटिटी निकालेंगे तो कितनी, एक। प्राइस के अंदर अब वाली लेंगे कि या स्थिर लेंगे, बेस ईयर लेंगे। बेस ईयर हमने क्या ले लिया, 2022 के अंदर कितने थी उसकी मूल्य, 30,000। तो अब भी क्या हो गया, 30,000। अब दोनों को देखें तो 30 के। इसके अंदर कोई बढ़ोतरी हुई क्या, कुछ नहीं हुई। ये तो क्या है, रियल जीडीपी। वो क्या है, नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी के अंदर तो हम क्या लेते हैं, स्थिर प्राइस, कांस्टेंट प्राइस। और क्या लेते हैं, एक बेस ईयर। क्या लेते हैं, बेस ईयर। जिस वित्त वर्ष को हम क्या बनाते हैं, स्थिर प्राइस में लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस ईयर। क्या बोलते हैं, बेस ईयर। तो समझ में आया, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या होती है। नॉमिनल जीडीपी के अंदर तो मुद्रास्फीति को ऐड कर लेते हैं, और रियल जीडीपी के अंदर हम मुद्रास्फीति को ऐड नहीं करते, इन्फ्लेशन को ऐड नहीं करते। किसके अंदर, रियल जीडीपी के अंदर। नॉमिनल जीडीपी के अंदर हम जीडीपी के अंदर क्या कर लेते हैं, इन्फ्लेशन को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। समझ में आएगी। एक होता है जीडीपी डिफेल्टर। क्या होता है, अब जीडीपी डिफेल्टर के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो हमारी क्या हुई, महंगाई कितनी, उसको देखते हैं।
जैसे हम देखें मौद्रिक जीडीपी के अंदर क्या, मौद्रिक जीडीपी के अंदर क्या ली हुई है हमने, महंगाई ऐड की हुई है ना। कोई चीज़ 30,000 की थी वो 40,000 की होगी। अब 40,000 के अंदर हम रियल जीडीपी के क्या दे दें, भाग दे दें, क्या दे दें, भाग दे दें। अब फिर बाद के अंदर हम देखें, अब इसके अंदर किसका भाग दे दें, रियल जीडीपी का। तो हम रियल जीडीपी का नॉमिनल जीडीपी के अंदर भाग देंगे और निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि महंगाई कितनी बड़ी है, पता चल जाएगा ना। जैसे कोई चीज़ थी वो कितने रुपए की थी, 300 रुपये की थी। कितने रुपए की थी, 300 रुपये की थी। अब लेकिन बाद के अंदर उसकी जो प्राइस होगी अगले साल कितने रुपए की होगी, वो कितने रुपए की होगी, 600 रुपये की होगी। कितने रुपए की होगी, 600 रुपये की। जो एक बार देखे 2022 के अंदर कोई चीज़ कितने रुपए की थी, 300 रुपये की थी। अब वो तो क्या है, रियल जीडीपी। अब कोई चीज़ 2025 के अंदर वही चीज़ कितने की होगी, 600, वो क्या है, नॉमिनल जीडीपी। अब गुणा कर देंगे इसको 100 से, इससे क्या कर दी, ये कट गया। अब इसको क्या कर दी, ये 300। अब 300 की वृद्धि मतलब पूरे 50% की क्या हो गई, वृद्धि। कितने की वृद्धि इसके अंदर, 50% की। अब इससे क्या निकल गया, महंगाई कि महंगाई कितनी हुई थी, 300 रुपये 300 रुपये की। अब कोई चीज़ 50% का मतलब कोई पहली चीज़ 300 रुपये की थी, अब 300 रुपये क्या हो गए, उसके और बढ़ गई। तो आधी चीज़ रेट उसकी और बढ़ गई ना, तो ये क्या हो गई, 50% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। उसके अंदर क्या हो गई, 50% की कीमत हो गई। अब ये क्या है, ये 50% क्या है, मुद्रास्फीति। क्या हो गई, ये 50% क्या है, महंगाई। क्या है, महंगाई। तो ये क्या है, जीडीपी डिफॉल्टर क्या है। तो जीडीपी डिफॉल्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम नॉमिनल जीडीपी के अंदर रियल जीडीपी को निकाल देंगे, गुणा के अंदर क्या कर देंगे 100, उससे क्या निकल जाएगी, डिफॉल्टर, जीडीपी डिफॉल्टर। इसके अंदर ये किसका संकेतक है, मुद्रास्फीति का। ये मुद्रास्फीति तो बताएगा, अब जो बाद में जो रिजल्ट आएगा उसको पता चल जाएगा कितनी मुद्रास्फीति हुई है कितनी नहीं हुई। फिर यह सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के मुकाबले अधिक सटीक है, जैसे, परंतु ये कम परिचित है क्योंकि इसकी गणना अधिक लगता है, इसकी गणना का समय क्या लगता है, अधिक लगता है। मैंने तुम्हें ये बहुत बार पढ़ाया है, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, करंट अफेयर्स के अंदर यही क्या है, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। क्या है, सीपीआई का मतलब क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये मैंने जब करंट अफेयर्स पढ़ाया तब पढ़ाया था। इनके अंदर मैंने क्या बताया था, ये हर महीने के महीने क्या करते हैं, आंकड़े जारी करते हैं, किसके, कि महंगाई कितनी बढ़ी, कि अब की बार 2.4% महंगाई है, अब की बार 3.4% महंगाई। ऐसे क्या करते हैं, महंगाई के क्या कर देते हैं, आंकड़े। और ये जीडीपी डिफॉल्टर भी क्या दे रहा है, महंगाई का आंकड़ा। ये भी तो महंगाई का ही आंकड़ा दे रहे हैं। अरे मौद्रिक के जो नॉमिनल प्राइस जीडीपी है उसके अंदर रियल जीडीपी निकाल देंगे तो बाद में क्या आ जाएगी, महंगाई आ जाएगी, महंगाई का प्रतिशत आ जाएगा। और सीपीआई और डब्ल्यूपीआई भी क्या कर देते हैं, महंगाई का ही क्या करते हैं, आंकड़े जारी करते हैं। लेकिन इन सीपीआई की और डब्ल्यूपीआई की तुलना के अंदर सबसे सटीक जो ये क्या होते हैं, आंकड़े होते हैं, वो किसके होते हैं, जीडीपी डिफॉल्टर के। किसके होते हैं, जीडीपी डिफॉल्टर के सटीक। देखो अगर हम देखें कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के अंदर एकदम अच्छे तरीके से जो डाटा जारी करता है वो कौन जारी करता है, जीडीपी डिफॉल्टर। कौन करता है, जीडीपी। ये तीनों को ही काम क्या है, अरे जीडीपी डिफॉल्टर भी क्या बता रहा है, महंगाई बता रहा है, सीपीआई भी क्या बता रहा है, महंगाई बता रहा है, डब्ल्यूपीआई भी महंगाई बता रहा है। अगर हम तीनों के अंदर देखें तो सबसे अच्छा जो महंगाई का आंकड़ा बताता है, एकदम बढ़िया, एकदम सटीक की इतनी हुई है, कोई भी मतलब ऊपर नीचे नहीं होता कि गलत क्या जाने की क्या नहीं है, संभावना नहीं है। तो उसके अंदर सबसे सटीक कौन निकालता है, जीडीपी डिफॉल्टर, वो क्या निकालता है, सबसे सटीक। फिर भी ज़्यादा प्रयोग हम सीपीआई और डब्ल्यूपीआई का प्रयोग क्यों करते हैं, हर महीने जारी करते हैं, क्योंकि ये हर महीने जारी करता है। और जबकि जीडीपी डिफॉल्टर कितने महीने के अंदर जारी करता है, ये टाइम लेता है, 4-5 महीनों का क्या लेता है, टाइम लेता है। 4-5 महीनों के बाद में क्या करता है, ये जीडीपी डिफॉल्टर जारी होता है। और जबकि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई क्या करते हैं, हर महीने जारी करते हैं। अब सीपीआई और डब्ल्यूपीआई को इम्पोर्टेंट का और भी काम है। अब कोई चीज़ है, अब कोई देश के अंदर है, अब देश के अंदर क्या बढ़ जाए, महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ जाए, क्या हो जाए। अब देखें, अब एक तो हो कि तो एक महीने के अंदर क्या कर ले सरकार, महंगाई को चेत ले,
एक महीने के अंदर ही उसे पता चल जाए कि अब की बार महंगाई बढ़ गई, तो सरकार उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है। कंट्रोल कौन करती है, आरबीआई। अब आरबीआई क्या करती है, महंगाई को क्या करती है, कंट्रोल करती है। अगर उसे अब 4-5 महीने के बाद में कोई क्या आएगा, आंकड़े आएंगे किसके, महंगाई के, तो बाद के अंदर आरबीआई के लिए आंकड़े को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा कि या फिर बाद में सरल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। कि एक तो क्या हुए आंकड़े जैसे ऐसे हुई कि एक महीने के अंदर क्या देखा गया है कि अब की बार महंगाई बढ़ी, तो सरकार की जिम्मेदारी क्या है कि महंगाई को क्या करे, नियंत्रित करे, कंट्रोल करे। अब एक महीने के अंदर महंगाई बढ़ी थी, एक महीने के अंदर उसे पता चल गया, तो वो जल्दी से क्या कर लेगी, कंट्रोल कर लेगी। अब एक पता चला कि 4-5 महीने बाद के अंदर डिफाल्टर ने क्या किए, आंकड़े जारी किए, तब पता चला कि महंगाई बढ़ गई। अब 4-5 महीने से महंगाई बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, वो कंट्रोल होगी क्या, उसके अंदर क्या हो गया, फिर बाद में तो 4-5 महीने का टाइम लग गया। इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से इंडेक्स हो जाते हैं, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। क्यों, क्योंकि वो हर महीने क्या करते हैं, महंगाई के आंकड़े जारी करते हैं। अब ये हर महीने महंगाई के आंकड़े जारी करते हैं, तो सर आरबीआई क्या करती है, कंट्रोल कर लेती है किसको, इन्फ्लेशन को, किसको, महंगाई को। अब 4-5 महीने के बाद में कोई आंकड़े आए, फिर महंगाई का पता चला, तो मतलब उसको कंट्रोल करना क्या हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाते हैं, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। जबकि सटीक आंकड़े कौन दे रहे हैं, जीडीपी डिफेल्टर। तीनों सीपीआई, डब्ल्यूपीआई और क्या, जीडीपी डिफेल्टर, तीनों ही काम क्या करते हैं, महंगाई को बताने का। क्या करते हैं, महंगाई को बताते हैं। सीपीआई का मतलब क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और डब्ल्यूपीआई क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और जीडीपी डिफेल्टर का आपको पता ही है। जीडीपी डिफेल्टर कैसे निकालते हैं, जो नॉमिनल प्राइस होती है उसके अंदर रियल जीडीपी का क्या देते हैं, भाग देते हैं, और उसको प्रतिशत निकालने के लिए क्या कर देते हैं, मतलब 100 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं तो प्राइस तो वैसे भी आ ही जाती है। जैसे ये हुआ कि अब देखो हमने क्या किया, 600 रुपये क्या थी, पहले कोई चीज़ कितने की थी, 300 रुपये की थी। अब की बार कितने की हो गई, वो 600 की। अब हम देखेंगे तो इसके अंदर हम काटेंगे तो कितने रुपए आएंगे, इसके अंदर 300 रुपये। कितने आएंगे, 300 रुपये। 300 रुपये, 300 का मतलब क्या हुआ कि 300 रुपये बढ़ गए। ये तो क्या हुआ, पैसों के अंदर आ गए। अब अगर हम प्रतिशत निकालना हो तो इसको कितने से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। किससे कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो कर दो 100 से गुणा। इसके बाद में क्या आ जाएगा, प्रतिशत आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रतिशत। अब प्रतिशत आते हैं हमें पता चल जाएगा कितने की क्या वृद्धि हुई। तो देखो ये हमारे कितने रुपए थे, 600 की क्या हो गई, नॉमिनल प्राइस कितनी हो गई अब की बार, इसके अंदर रियल जीडीपी का भाग दे दिया, और इसके अंदर क्या कर दिया, ये कर दिया। तो अब ये देखो इससे क्या कर दिया हमने, अगर इसे क्या किया, अब 300 भाग दे दिया। अब ये कितनी इन्फ्लेशन कितनी होगी, 50%। कितनी होगी, 50%। किसके लिए भाग दे रहे हैं, ये मतलब गुणा किस लिए करें, परसेंटेज निकालने के लिए। किसके लिए, परसेंटेज। तो महंगाई के आंकड़े कौन कौन जारी करता है, एक तो जीडीपी डिफेल्टर, एक तो सीपीआई और एक डब्ल्यूपीआई। अब ये तीनों क्या करते हैं, महंगाई के आंकड़े जारी करते हैं। लेकिन सीपीआई और डब्ल्यूपीआई तो क्या करते हैं, एक महीने से क्या करते हैं, और जीडीपी क्या करते हैं, 4-5 महीने लेते हैं। इसलिए ज़्यादा प्राथमिकता हम किसको देते हैं, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई को। जबकि सटीक आंकड़े कौन देता है, जीडीपीआई जो डिफेल्टर है वो। और ये हो गया। फिर क्या है, जीडीपी गणना की कुछ क्या है, विधियाँ हैं। कितनी विधियाँ हैं, 3 विधियाँ। क्या है, नहीं बस थोड़ा सा ये तो 2 पेज अकेला गिरूंगा तो इस जीडीपी को छे बस टॉपिक ही पूरा बढ़ जाए, टॉपिक ही पूरा हो जाए। जीडीपी गणना की विधियाँ, मेथड्स ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन। अब जीडीपी की गणना 3 विधियों के आधार पर की जाती है। कितनी विधियों के आधार पर, 3 के आधार पर। एक तो कौन सी है, आय विधि, एक क्या है, व्यय विधि, और एक उत्पादन विधि। आय विधि का मतलब इनकम मेथड, व्यय विधि का एक्सपेंडिचर मेथड, उत्पादन प्रोडक्शन मेथड।
किन्ने आधार पर? आय के आधार पर, व्यय के आधार पर और उत्पादन के आधार पर। आय, इनकम, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्शन मेथड, तीन के आधार पर क्या की जाती है? गणना की जाती है। अब आय विधि क्या होती है? इसमें सभी प्रकार की आयों को क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। जैसे आय कौन सी? जैसे रेंट, जैसे किराया, मजदूरी, ब्याज, लाभ, ये सभी को क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। वो कौन सी हो गई? आय विधि। तो आय विधि के अंदर क्या करते हैं? जीडीपी के अंदर हम क्या करते हैं? सभी प्रकार, जैसे कोई भी चीज़ क्या होती है? उत्पादन होता है। उस उत्पादन के लिए क्या दिया जाता है? लैंड दिया जाता है। उसके लिए क्या किया जाता है? किराया दिया जाता है। उसके हम क्या देंगे? लैंड। और क्या देंगे? मजदूरी। मजदूरी के रूप के अंदर क्या है? प्रॉफिट और कैपिटल। ये सारी इसके रेंट के लिए, लैंड के लिए क्या देंगे? रेंट देंगे। और मजदूरी के लिए क्या देंगे? वेजेस देंगे। और फिर बाद के अंदर जो है क्या, कैपिटल के लिए क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे। और फिर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या देते हैं? प्रॉफिट। तो इन सबको क्या करते हैं? हम जोड़ दें तो क्या निकल जाएगा? इनकम विधि कि कहाँ कहाँ से कितने रुपए आए। तो आय कितनी, तो किराए से कितने आए, मजदूरी से क्या आए, ब्याज से कितने आए, लाभ से कितने आए, उन सबको मिला देंगे तो क्या आ जाएगा? जीडीपी। तो जीडीपी के अंदर क्या आएगा? रेंट, वेजेज और इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। इन सबको जोड़ दे तो क्या निकल गई? इनकम मेथड। तो ये कंप्लीट। इसके अंदर कुछ याद करना है, वही पहले वाली इन चीज़ों पर ध्यान रखना। फिर क्या है? व्यय विधि। इसमें देश में होने वाले व्यय को क्या किया जाता है? देखा जाता है। अब जैसे ये व्यय विधि है ना, ये जीडीपी वाली कौन सी? आय विधि। इसका भारत के अंदर प्रयोग नहीं करते ऐसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर पता नहीं चलता। क्योंकि सब लोग तो क्या नहीं देते, सबके पास तो बैंक अकाउंट होते नहीं। क्या नहीं होते? बैंक अकाउंट होते नहीं। बहुत सारे जैसे पानी पतासे का ठेला लगाता है, उसके पास कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है। वो तो वहाँ पे कितने रुपए कमा रहा है, कितने रुपए खर्च कर, कितने रुपए आ रहे हैं, वो तो किसी को पता ही नहीं है। तो इसलिए भारत के अंदर ये जो मेथड है ना, वो क्या कि ये काम में लिया जाता है, लिया ही नहीं जाता। क्यों नहीं लिया जाता? अब तो ठेले वाला कितना रुपए कमाता है, कितने रुपए की मजदूरी करता है, तेरे को पता है क्या? उसका बैंक के अंदर खाता है? बैंक के अंदर खाता नहीं है, तो इसका पता ही नहीं कौन कितना क्या मारा है, कौन नहीं करा रहा है। ये तो हम किसके आधार पर? ये विकसित देशों के अंदर जिसके सब क्या हो, बैंक के अंदर खाते हो और सारे लेन देन किससे करते हो? बैंक से करते हो। जैसे यूपीआई, फोन पे से करते हो, तब तो इसके आधार पर हम क्या निकाल सकते हैं? गणना कर सकते हैं। लेकिन इस आधे से लोग तो हमारे क्या करते हैं, जो इनके पास बैंक का अकाउंट ही नहीं है, तो इस मेथड का प्रयोग किया जा सकता है भारत के अंदर? नहीं किया जा सकता। इसका हम प्रयोग ज़्यादा नहीं। फिर है व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें देश में होने वाले व्यय को क्या किया जाता है? देखा जाता है। क्या किया जाता है? देश के अंदर कितना व्यय हो रहा है, तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं? अब कोई हाउस होल्ड है, वो क्या करते हैं? जैसे इसके अंदर ऐसे देखें कि हम कोई भी क्या है, तीन, जैसे क्या, एक तो गवर्नमेंट है, क्या है? जैसे ये देखो, ये तो क्या है? हाउस होल्ड। क्या है? हाउस होल्ड। ये क्या है? कोई भी फर्म, मतलब कंपनी। ये क्या है? गवर्नमेंट। क्या है? गवर्नमेंट। अब यहाँ पे देखो, हाउस होल्ड क्या करता है? हम क्या करते हैं? हम क्या लेके आए? एसी लेके आए, तो हमने एसी पे क्या किया? खर्च किया। तो हमारा इसके अंदर हम पैसे दे के आए, तो ये खर्च कहाँ पे काउंट होगा हमारा? अब कोई भी चीज़ कर रहे हैं, मतलब एसी लाए हम, एसी क्या लिया? अपने उपभोग के लिए तो लाए। उपभोग का मतलब अपने ऊपर, मतलब यूज करने के लिए तो लाए। तो उपभोग पर किया गया है व्यय। इसके अंदर पहला तो क्या होता है? एक तो उपभोग पर, जीडीपी बराबर क्या होता है? उपभोग पर किया गया व्यय। कंजप्शन पर किया गया एक्सपेंडिचर। किसके ऊपर? कंजप्शन पे ऊपर, कंजप्शन। फिर बाद के अंदर कोई फर्म है, जैसे कोऑपरेशन एकेडमी है। अब कोऑपरेशन एकेडमी में मैं क्या लेके आया? एसी लेके आया। मेरे यूज़ के लिए लेके आया क्या? नहीं। किसके लिए लेके आया? सबके लिए। ये मैंने क्या किया? इन्वेस्टमेंट किया। क्यों किया? पैसे कमाने के लिए। किसके लिए? पैसे कमाने के लिए। क्योंकि हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? एसी लगाएंगे तो अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे, अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे तो बच्चे आएंगे। ये क्या है? इन्वेस्टमेंट। मेरे पर्सनल यूज़ के लिए थोड़ी है। क्या ये मेरा इन्वेस्टमेंट? तो इसके अंदर जो फर्म के अंदर फिर हम क्या करेंगे? ऐड क्या करेंगे? एक तो क्या करते हैं, हमारे खुद के लिए हम क्या करते हैं? व्यय करते हैं। एक व्यय किसके लिए करते हैं? निवेश के ऊपर।
फिर बाद के अंदर देखे हमने सरकार का व्यय। अब जैसे ये गवर्नमेंट है, अब ये भी क्या करती है, गवर्नमेंट भी क्या करती है, खर्चा करती है। क्या करती है, खर्चा करती है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक तो सरकार का खर्चा भी क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। अब सरकार क्या व्यय, सरकार कोई भी खर्चा करेगी, जैसे क्या बना रही है, रोड बना रही है। क्या बना रही है, रोड बना रही है, उसके लिए क्या देगी, पैसे देगी। अब उन पैसों को जोड़ ले हम, और किसको, निवेश वाले पैसों को जोड़ ले, और खुद के क्या दिए हुए हैं पैसे, जो मतलब खुद के उपयोग के लिए हमने क्या लिए हैं, पैसे लिए, उनको जोड़ लें, तो ये क्या आ जाएगी, जीडीपी आ जाएगी। अब इसके अंदर क्या हम निर्यात करते हैं। क्या करते हैं, निर्यात का मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे देश में भेज देता है। दूसरे चीज़ के अंदर क्या करना, चीज़ों को क्या करना, भेजना, उसे क्या करते हैं, निर्यात बोलते हैं। और आयात यानी एक्सपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और इम्पोर्ट क्या करने को, आयात। अब यहाँ पे हम कोई चीज़ बाहर से लेके आ रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं, बाहर से कोई चीज़ लेके आ रहे हैं, उसके तो हम पैसे दे के आ रहे हैं ना, उसको जोड़ने की आवश्यकता है क्या, उसको क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। गवर्नमेंट क्या करती है, एक तो क्या तो आयात करती है या निर्यात करती है। तो अगर गवर्नमेंट क्या कर रही है, निर्यात कर रही है, या हम क्या कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, निर्यात करेंगे तो हम क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे। निर्यात करने का मतलब हमने कोई चीज़ क्या की, बाहर भेजी, अब बाहर पैसे भेजेंगे तो हम उनसे क्या मिलेगा, हमें पैसे मिलेंगे, उन पैसों को हम क्या कर देंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब कोई चीज़ क्या कर रहे हैं हम, आयात, उसके लिए हम क्या दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, उसको क्या कर देंगे हम, माइनस। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। वो पैसे थोड़ी ऐड होंगे हमारे, नहीं, वो तो हमने क्या किए, आयात किए। कोई चीज़ यहाँ पे बनी थोड़ी है, हम तो जीडीपी निकाल रहे हैं। अब कोई चीज़ यहाँ पे बनी ही नहीं, कोई उत्पादन ही नहीं हो, ये तो हमने क्या किया है, इम्पोर्ट किया है, तो इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो क्या है, उपभोग पर किए गए जीडीपी बराबर क्या करते हैं, उपभोग पर जो एक्सपेंडिचर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिर बाद के अंदर इन्वेस्टमेंट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिर गवर्नमेंट की जो खर्चे हैं उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। निर्यात को भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और आयात को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो बाद के अंदर हमारी क्या निकल जाएगी, जीडीपी निकल जाएगी। कौन सी जीडीपी निकल जाएगी, एक्सपेंडिचर विधि वाली। समझ में आ गया। एक तो हमने क्या किया, उपभोग पर व्यय। उपभोग पर तो हम सब करते हैं, हमारे पर्सनल यूज के लिए मैंने क्या किया, उपभोग पर व्यय किया। एक तो उसको ऐड कर देंगे। एक मैं कोई कंपनी खोलने जा रहा हूँ, वहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा हूँ, किसके लिए बना रहा हूँ, यहाँ पे पैसे कमाने के लिए। एक उसको कर दिया। एक फिर गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट का भी जो भी क्या करती है, एक्सपेंडिचर करती है, उसको भी क्या कर लिया हमने, ऐड कर लिया। एक हम जितने भी क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, उसको भी क्या कर लिया हमने, ऐड कर लिया। लेकिन आयात को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो उससे क्या हो जाएगा, क्या निकल जाएगा, हमारा जीडीपी निकल जाएगी। कौन सी, व्यय विधि वाली, एक्सपेंडिचर मेथड वाली हमारी जीडीपी निकल जाएगी। इनकम वाली के अंदर हम क्या करते हैं, रेंट को, किराया को, मजदूरी को, ब्याज को, और क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ब्याज और प्रॉफिट, लाभ को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जिससे क्या निकलती, जीडीपी निकल जाती है। कौन सी, इनकम वाली। लेकिन इनकम वाली में तो सब भारत क्या कहते हैं, पैसों का लेन देन फोन पे से ऋण से नहीं करते, इसका तो पता ज़्यादा चलता नहीं। लेकिन उपभोग पर व्यय करते हैं, तब क्या करते हैं हम, इसके आधार पर। अब तीसरा क्या है, इसको थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को क्या बोलते हैं, नेट ऑफ। अगर एक्सपोर्ट के अंदर हम क्या घटा दें, इंपोर्ट घटा दें, तो हमारा शुद्ध निवल निर्यात बच जाएगा। क्या बच जाएगा, शुद्ध निवल निर्यात। इसका मतलब है कि हमने क्या किया, निर्यात किया, कोई भी चीज़ कितने की, निर्यात की। जैसे हमने कोई चीज़ कितने की मंगाई, 10,000 की मंगाई, कितने की, 10,000 की। अब उसमें से हमने कोई चीज़ आयात कर ली, कितने की, 5,000 की। 10,000 में अगर 5,000 घटा दें तो कितने बचे, 5,000। ये 5,000 हमारे क्या है, नेट ऑफ एक्सपोर्ट। ये हमारे क्या है, शुद्ध पैसे हैं, किसके, एक्सपोर्ट के। अब कोई चीज़ हम ऐसे कर रहे हैं कि 10,000 की तो चीज़ क्या कर रहे हैं, हम बेच रहे हैं, 20,000 की हम क्या कर रहे हैं, मंगा रहे हैं, तो हमें नुकसान हो रहा है, फ़ायदा, नुकसान। लेकिन अब क्या हो रहा है, हम 10,000 की तो क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं, और 5,000 की क्या कर रहे हैं, मारे। और इसके अंदर घटाएंगे तो कितने रुपए बचेंगे, 5,000। ये क्या होंगे, शुद्ध निवल निर्यात। ये क्या है, नेट ऑफ एक्सपोर्ट। शुद्ध, नेट का मतलब क्या होता है, शुद्ध, नीट का। जैसे अगर दारू भी नीट पीते हैं तो मतलब शुद्ध दारू, उसके अंदर पानी नहीं मिलाएंगे। इसी प्रकार से तरीके से इसके अंदर आयात निर्यात तोड़ा।
तो अगर जीडीपी के अंदर कई कई बार जो एग्जाम के अंदर सिद्ध मतलब शॉर्ट फॉर्मूला आ जाता है इसका, कौन सा? कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट इन एक्सपेंडिचर, और फिर ये कौन सा है? ये सी गुणा एम ना, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ये क्या कर देते हैं, इसको शॉर्ट के अंदर कभी कभी ऐसे लिख देते हैं इसको, कैसे? ये जीडीपी है, जीडीपी के अंदर जो कंज्यूमर प्राइस वाला है उसको तो ओनली सी लिख देंगे, इन्वेस्टमेंट वाला को आई, और गवर्नमेंट वाला को जी, और फिर बाद में एक्सपर्ट में से क्या कर देंगे, इम्पोर्ट को माइनस कर देंगे। ये क्या हो गया? कभी शॉर्ट फॉर्मूला एग्जाम में ये भी दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है ये क्या है। फिर तीसरी विधि कौन सी है अपनी? उत्पादन विधि, प्रोडक्शन मेथड। इसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मूल्य संवर्धन की क्या की जाती है? गणना की जाती है। किसकी? वैल्यू एडिशन की। किसकी? वैल्यू एडिशन की क्या किया जाता है? कैलकुलेट किया जाता है। किसके अंदर कोई, अरे जैसे ऐसा हुआ तो क्या होता है, इस चीज़ का हम क्या करते हैं ज़्यादा आजकल, इस हम हमेशा हम इसी चीज़ का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी क्या है, जैसे पहले क्या था, गेहूँ है, गेहूँ कितने रुपए का था? 20 रुपए का था, केजी था, गेहूँ था। गेहूँ से हमने उसका क्या बना दिया? चून, आटा। क्या बना दिया? आटा, चून है, आटा बना दिया। अब ये आटा कितने का हो गया? 30 रुपये के जी, 30 रुपये के जी। अब इस आटे से हमने क्या बना दिया? पराठा। अब ये पराठा कितने का हो गया? 60 रुपये का। कितने रुपये होगा? 60 रुपये का। अब ये क्या करते जा रहे हैं हम? वैल्यू एडिशन। अब हमें निकालना हो कि हमने अब गेहूँ था वो कितने रुपए का था? 20 रुपये का। आटा कितने का था? 30 रुपये का। तो अगर हम 30 में से क्या घटाते, 20 घटाते, तो हमें पता चल जाएगा हमने कितने का वैल्यू एडिशन किया है। कितने का किया है वैल्यू एडिशन? कितने का किया हमने? 10 का। कितने का किया? 10 का। अब हम इसके अंदर पता लगाएं कि ये कोई चीज़, पराठा कितने का हो गया? 60 का, और ये आटा कितने का था? 30 का। 60 में से 30 घटा देंगे तो वैल्यू एडिशन आ जाएगा। कितने का किया हमने वैल्यू एडिशन? 30 रुपये का। कितने का किया? 30 रुपये का। अब ऐसे क्या करते हैं हम? वैल्यू एडिशन। इसको क्या लेते हैं हम? उत्पादन विधि के अंदर क्या करते हैं? ऐड करते हैं। अरे कोई भी चीज़ वस्तु है, अब जैसे कोई मान लो कार ही मान लो, कार का टायर कितने का था? 10,000 टायर के, मतलब पूरी, फिर बाद के अंदर बॉडी मिला के हमने पूरी कार मिला के लगभग ऐसे वैल्यू एडिशन करते करते लास्ट के अंदर फाइनल विधि पर, इसीलिए तो पूछते हैं कि हमने कितना क्या हुआ। पहले टायर को देख लिया, फिर बाद के अंदर हैंडल को देख लिया, फिर बाद के अंदर ये देख लिया, रेस को देख लिया, फिर सीटों को देख लिया। इन सब के पैसे जोड़ जाड़ के हम क्या कर देते हैं? इसके फाइनल प्राइस डिसाइड कर देते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? वैल्यू एडिशन करते हैं। अभी तो पराठा के 60 रुपये डिसाइड कैसे करेगा? जोड़ आटा का, गेहूँ का, तो इन सबको क्या कर देगा? ऐड कर देगा। ये क्या हो जाएंगे? उत्पादन विधि। इसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मूल्य संवर्धन की क्या की जाती है? गणना। मूल्य संवर्धन क्या है? वैल्यू एडिशन पता चल गया क्या? अरे कोई चीज़ कितने की थी? 10 रुपये, मतलब 30 में ये क्या थी? 20 रुपये का क्या था? गेहूँ थे, कोरे गेहूँ थे। अब इनको क्या कर दिया तूने? पीस के क्या बना दिया इनका? आटा। ये कितने का हो गए? 30 के। इस तूने वैल्यू एडिशन कितना किया? मूल्य संवर्धन कितना किया? 10 रुपये। पहले कोई 20 की चीज़, अब उसको ही क्या बना दिया तूने? 30 का। अब इसका पराठा बना के तूने मूल्य वैल्यू एडिशन कितने का कर दिया? 30 का। कितने का? 30 का। 60 में से 30 घटाएगा तो कितना आएगा? 30। ये क्या हो गया? वैल्यू एडिशन। अब इन वैल्यू एडिशन को क्या कर दो तुम? जोड़ दो। इन सारे वैल्यू एडिशन को क्या कर दो? जोड़ दो। तो 30 और ये 10, 40 और 20, कितना रुपए? फाइनल प्राइस कितने डिसाइड हो जाएगी? 60। तो फाइनल प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे? जितने भी हमने वैल्यू एडिशन किए उनको क्या कर दो? ऐड कर दो। जैसे ऐसे मानो, जैसे कोई चीज़ थी, जैसे ये पराठा है मान लो, क्या कर लिया? कोई भी चीज़ और दूसरी ले ले, कुछ भी बता दो। जैसे क्या थी? बर्गर। क्या थी? बर्गर। तूने बर्गर की एकदम वो क्या थी? एकदम वो एकदम वो आता है ना, हाँ, पाव ले लिया। पाव के अंदर तूने क्या लगाया? पाव कितने का था? 10 रुपये का था। पाव के अंदर तुमने क्या लगा दिया? टिक्की लगा दी आलू वाली। वो कितने के हो गए? 20 की। अब उसके अंदर तूने सॉस भी डाल दिया, उसका कितने का कर दिया तूने? 30 का। अब इसको फाइनल करके और तूने शेक सा के इसको पूरे के कितना कर दिया? 60 का।
अब तूने इसके अंदर वैल्यू एडिशन कितने का किया, ये देख, पहले कितने की थी 10 की, अब कितने की 20 की। 20 में से 10 घटाएगा तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 10। 30 में से 20 घटाएगा तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 10। 60 में से 30 घटाएगा तो कितने आ जाएंगे 30। तूने वैल्यू एडिशन कितने का किया 30, 40, 50 और 60। ये क्या हो गया तेरा वैल्यू एडिशन, क्या हो गया वैल्यू एडिशन। तो उत्पादन की विधि के अंदर हम क्या करते हैं, मूल्य संवर्धन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मूल्य संवर्धन की क्या की जाती है, गणना की जाती है। वैल्यू एडिशन की क्या की जाती है, कैलकुलेट किया जाता है। जिसमें विक्रय मूल्य, सेल प्राइस क्या करते हैं, माइनस क्या निकाल देते हैं, मध्यस्थ वस्तुओं और सेवाओं की लागत। क्या कर देते हैं, मध्यस्थ वस्तुओं और सेवाओं की लागत निकाल देंगे तो मूल्य संवर्धन अपने आप आ जाएगा। जैसे कोई विक्रय सेल प्राइस कितने की है, जैसे ग्रॉस वैल्यू एडिशन की गणना की जाती है। ऐसे देखो जैसे सेल प्राइस है, मूल्य मतलब तूने बेचा कितने के अंदर 60 रुपये के। अब देख ऐसे देख, कोई चीज़ थी क्या थी 60 रुपये की चीज़ थी। अगर उसके अंदर तू क्या कर दे, माइनस कर दे किसको, किसके अंदर मध्यस्थ चीज़ें कौन कौन सी, आलू की टिक्की रही है कौन कौन कितने कितने की आई, तो बाद के अंदर तेरा क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा कि तूने मूल्य संवर्धन वैल्यू एडिशन कितना किया है वो आ जाएगा। सेल प्राइस के अंदर क्या करते तू, कॉस्ट ऑफ ये निकाल दे, वस्तु और सेवाओं की क्या करते, इन सारी चीज़ों को निकाल देगा तो क्या आ जाएगा मूल्य संवर्धन। जिसके अंदर क्या है, मूल्य संवर्धन को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, ग्रॉस वैल्यू एडिशन का। क्या करते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडिशन की गणना की जाती है। क्या कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिशन, कोई चीज़ कितने की थी, ये 20 रुपये की, ये क्या है ग्रॉस है, क्या है ग्रॉस है। अब इसके अंदर फिर बाद के अंदर क्या किया तुमने, ये चीज़ें की गई, ये ग्रॉस के अंदर क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया, ये सारी चीज़ों को फिर बाद के अंदर क्या आ जाएगी ग्रॉस। अब इसके अंदर ग्रॉस वैल्यू एडिशन के अंदर क्या करेगा तू, की गणना की जाती है। तो अब ग्रॉस क्या है वैल्यू एडिशन की, अगर तू क्या निकाले मार्केट प्राइस निकाले, क्या निकाले मार्केट प्राइस, तो कैसे निकालेगा, ग्रॉस जो वैल्यू एडिशन है उसकी क्या निकालेगा फैक्टर कॉस्ट, क्या निकालेगा फैक्टर कॉस्ट। उसके अंदर प्लस क्या कर देगा इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस क्या कर देगा सब्सिडी, तो नेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ये इसको क्या बोलते हैं जीडीपी, इसी को क्या बोलते हैं जीडीपी। अब तुम्हें कोई पूछ ले कि जीडीपी किसे बोलते हैं, तो जीडीपी किसे बोलते हैं, तो तुम्हें सीधा लिखना है कि ग्रॉस क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन के अंदर ये मतलब ये क्या होती है मार्केट प्राइस निकालेंगे, तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन की क्या निकालेंगे हम, अब ये दिखा तू मेरे को, तू ही बता था ये क्या है ग्रॉस वैल्यू एडिशन। अब ये मार्केट प्राइस, अब इसकी मार्केट प्राइस निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, पिछले वाली चीज़ है, पूरे दिमाग लगा, पिछले वाली चीज़ याद कर। मार्केट प्राइस निकाल रहे हैं तो हम क्या करते हैं फैक्टर कॉस्ट। अब जैसे हम जीडीपी के हम क्या निकाल रहे थे, मार्केट प्राइस निकाल रहे होते तो क्या करते हम जीडीपी का फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी का फैक्टर कॉस्ट। फिर क्या करते उत्पादन के लिए भी फिर वो माइनस टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, फिर क्या करते सब्सिडी प्लस सब्सिडी। ये सारी चीज़ें अब यहाँ करे क्या करेगी तू जीवी मतलब इसके क्या है मार्केट प्राइस निकालनी है तो इसमें क्या करेंगे फैक्टर कॉस्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, ये ले। और इसी को क्या बोलते हैं जीडीपी, इसी को क्या बोलते हैं जीडीपी। तो कुछ भी है इनके अंदर, बस सारे तार क्या है पीछे से जुड़े हुए हैं, उनको एक बार याद कर लो और फिर क्या है सारा याद भी क्या कर लो, एक बार समझ लो और सारी चीज़ें क्या है वही है। अगर तुम्हें अब कोई जीडीपी पूछे, क्या पूछे जीडीपी की परिभाषा ना पूछे और सीधा पूछे जीडीपी किसे कहते हैं, तो तुम्हें क्या बताना है फॉर्मूला कौन सा कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन के अंदर क्या करेंगे फैक्टर कॉस्ट क्या करेंगे माइनस क्या करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस क्या करेंगे सब्सिडी, इसी को क्या बोलते हैं जीडीपी। क्या बोलते हैं जीडीपी। अगर जैसे इसे बोलते हैं जैसे ये क्या है 10 रुपये कोई चीज़ थी, फिर हमने उसको 20 की बना दी, इसको 30 की बना दी, 40 को, इन सबको क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे तो इससे क्या निकल जाएगी वैल्यू निकल जाएगी, इसका मूल्य। ये इसके बाद में क्या आ जाएगी जीडीपी आ जाएगी, कितना रुपए लगा वो पता ही चल जाएगा। तो ये देखो फिर बाद में क्या है
2015 के अंदर उत्पादन विधि में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। ठीक है। तो ग्रेस जो वैल्यू एडिशन है उसके अंदर क्या निकाल दिए गए, बीपी क्या कर दिए गए, बेसिक प्राइस। बेसिक प्राइस के अंदर क्या होता है, एक तो ग्रोस क्या वैल्यू एडिशन की फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स, उत्पादन कर माइनस क्या निकाल दे, सब्सिडी। तो क्या निकल जाएगा, ये जीवीए ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बेसिक प्राइस आ जाएगी। बेसिक प्राइस निकालनी है तो क्या करेंगे हम, उत्पादन कर फिर सब्सिडी माइनस सब्सिडी प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी, जिसके अंदर क्या करेंगे हम, फैक्टर कॉस्ट को क्या कर देंगे प्लस किस में क्या कर देंगे, प्रोडक्शन जो फैक्टर कॉस्ट है उसके अंदर हमने पहले बताया था कि अगर मार्केट प्राइस क्या करनी है, निकालनी है तो क्या करेंगे, इसके अंदर ऐसे निकालेंगे। लेकिन अब क्या निकालनी है हमें, बेसिक प्राइस ही निकालनी है। बेसिक प्राइस का मतलब क्या है, जो हमने फैक्टर कॉस्ट ही है तो फैक्टर कॉस्ट को निकालना, तो फैक्टर कॉस्ट के अंदर हम क्या निकाल देंगे, क्या ऐड कर देंगे, प्लस प्रोडक्शन टैक्स और माइनस सब्सिडी, वो क्या आ गया, बेसिक प्राइस। अब इसकी क्या निकालनी है हमें, मार्केट प्राइस। तो क्या करेंगे हम, बेसिक प्राइस के अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि बेसिक प्राइस के अंदर क्या करते हैं, पहले बेसिक प्राइस के अंदर हमने इनडायरेक्ट टैक्स ले रखा था क्या, प्रोडक्ट्स उत्पादन कर ले रखा था क्या, नहीं ले रखा था, तो इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और माइनस क्या कर देंगे, सब्सिडी। तो ये इसको क्या बोलते हैं, जीडीपी, इसी को क्या बोलते हैं, जीडीपी। अब कोई पूछे कि जीडीपी मतलब क्या हो गया, वो था, उसको भी क्या बोलते हैं, जीडीपी। लेकिन 2015 के बाद के अंदर चेंज करने के बाद के अंदर जीडीपी का फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया, कौन सा, जीडीपी की मार्केट प्राइस बराबर ग्रोस वैल्यू एडिशन बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्शन कर और माइनस सब्सिडी। अगर इसको निकाल ये क्या हो गया, इसी को क्या बोलते हैं, जीडीपी। समझ में आया क्या, उत्पादन कर तथा उत्पादन सब्सिडी क्या होते हैं, उत्पादन कर और उत्पादन सब्सिडी क्या होते हैं। एक तो क्या था, उत्पादन कर और एक क्या था, उत्पादन सब्सिडी। उत्पादन कर और उत्पाद सब्सिडी होगा। वे कर व सब्सिडी जो कि उत्पादन की मात्रा पर क्या होते हैं, निर्भर नहीं करते, क्या नहीं करते, कौन नहीं करते, उत्पादन कर प्रोडक्शन कर और प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडी किसके ऊपर निर्भर नहीं करती, वे सब्सिडी जो उत्पादन मात्रा पर निर्भर नहीं करते, नॉट इंडिपेंडेंट, जो सब्सिडी उत्पादन होती है पर निर्भर होती है। अरे ऐसा होता है, जैसे क्या है, उत्पादन कर तथा उत्पादन क्या है, सब्सिडी, उत्पादन कर और उत्पादन सब्सिडी, प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडी। अब तुम जैसे कितना भी क्या कर लो प्रोडक्शन, ऐसा नहीं कि तुम ऐसे हो, जैसे ऐसे मान लो कि तूने कितनी यहाँ पे कोई कंपनी खोली, किसकी, मतलब चप्पलों की खोली तेरे हिसाब से, बस चप्पल की क्या खोली, कंपनी खोली। अब तूने इसके अंदर कितनी चप्पल बनाई, ओनली 2 ही चप्पल बनाई, फिर भी इस तेरे से क्या लिया जा रहा है, टैक्स लिया जा रहा है और सब्सिडी दी जा रही है, मतलब ये दी जा रही है। और तूने चप्पल कितनी बनाई है, 2 ही। चाहे तूने कोई भी मात्रा के अंदर क्या बनाई हो, चप्पल बनाई हो, चाहे कितनी मात्रा के अंदर नहीं बनाई हो, लेकिन फिर भी क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है और तेरे को सब्सिडी दे रहे हैं। ये तो क्या होता है, उत्पादन कर और उत्पादन जो तेरी उत्पादन वे कर वे सब्सिडी जो उत्पादन की मात्रा पर निर्भर नहीं करते। तेरे आके यहाँ पे देख रहे हैं कि तूने कितना उत्पादन किया है, कि भाई अब जैसे तेरी मतलब तेरी दुकान का किराया 1500 रुपये, चप्पल बनाई तूने 2, अब तेरा जो चप्पल का जो पैसे कमाए तूने इनसे 200, कितने देश से, और तेरा किराया कितना है 1500, फिर भी सरकार तेरे से क्या ले रही है, टैक्स ले रही है। अब 200 रुपये तो तूने कमाए है, 1500 तेरे को देने हैं, सरकार को भी देने हैं। इसके अंदर सरकार को रहम नहीं आ रहा तूने कि यार कि मेरे को 2 ही तो मैंने बनाई है, और इसके अंदर भी क्या ले रहे हो, टैक्स ले रहे हो। तो भाई साहब ये क्या नहीं करते, तुम्हारी मात्रा पर निर्भर नहीं करते कि चाहे तुम 1000 बनाओ तो भी टैक्स लेंगे, तुम 2 बनाओगे तो भी टैक्स लेंगे, ये मात्रा पर निर्भर नहीं करते। उत्पादन कर और उत्पादन सब्सिडी मात्रा पर निर्भर नहीं करते। फिर उत्पाद कर और उत्पाद सब्सिडी, एक तो क्या हो रहा है, प्रोडक्शन, एक क्या है, एक तो क्या है, प्रोडक्शन टैक्स एंड प्रोडक्शन सब्सिडी।
एक वो कहाँ है दूसरा? क्या यहाँ पे लिख रखा है ये दोनों। दोनों साथ लिखा मैंने। हाँ। हाँ, एक तो क्या होता है प्रोडक्शन उत्पादन, और एक क्या होता है प्रोडक्शन सब्सिडी। एक होता है प्रोडक्ट कर और एक होता है प्रोडक्ट सब्सिडी। प्रोडक्शन और प्रोडक्ट के अंदर क्या है अंतर है? प्रोडक्ट तो क्या होता है कोई मतलब कोई प्रोडक्ट चीज़ बन के होगी, फिर बाद में एक होता है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन कर और प्रोडक्शन सब्सिडी, प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडी, ये तो तुम्हारी क्वांटिटी के ऊपर निर्भर नहीं करता है कि तुमने क्या कितनी क्वांटिटी के अंदर कोई चीज़ बनाई। लेकिन प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्ट सब्सिडी ये क्वांटिटी पर क्या करते हैं, उत्पादन की मात्रा पर क्या करते हैं निर्भर कर। तूने जितना उत्पादन किया उसके आधार पर क्या देंगे, तेरे को सब्सिडी देंगे। जितना उत्पादन किया है उसके आधार पर ही क्या देंगे, जितना उत्पाद का निर्माण किया है उसके आधार पर क्या लेंगे, टैक्स लेंगे। तो उत्पादन कर और उत्पादन सब्सिडी के अंदर तो क्या नहीं करते, मात्रा नहीं देखते कि तूने कितनी क्वांटिटी के अंदर कोई चीज़ बनाई है। लेकिन उत्पाद कर, प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्ट सब्सिडी के अंदर क्या देखते हैं, मात्रा देखते हैं। फिर क्या है नोट, भारत में जीडीपी की गणना किसके द्वारा की जाती है, एनएसओ के द्वारा की जाती है। जीडीपी की गणना के लिए व्यय विधि व उत्पादन विधि का क्या किया जाता है प्रयोग भारत के अंदर, कौन सी विधि का, एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्शन मेथड का क्या किया जाता है प्रयोग किया जाता है। क्या इनकम मेथड का प्रयोग किया जाता है भारत के अंदर, नहीं। किसका प्रयोग किया जाता है, दो का, आय विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। वर्तमान में जीडीपी का आधार वर्ष कितना है, बेस ईयर कितना ले रखा है हमने 2011-12। इसे परिवर्तित करके नया प्रस्तावित आधार वर्ष हम कितना ले रहे हैं 2022 और 23। लेकिन अभी से ये क्या है प्रस्तावित, अब की बार सरकार ने कहा है कि हम जो बेस ईयर 2011-12 वाला ले रखा था, अब की बार हम बेस ईयर लेंगे 2022 और 23 वाला। जो कांस्टेंट प्राइस है वो कौन सी रखेंगे हम 2022-23। लेकिन अभी ये क्या है प्रस्तावित है, अभी हुआ नहीं, जब होगा तब ऐड कर लेना। जब होगा तब कितना होगा 2022 और 23 वाला होगा। कौन सा होगा 22 और 23 वाला। अरे हमने जब क्या पढ़ा एक्सपेंडिचर वो पढ़ा, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, क्या किया था, दो चीज़ें पढ़ी थी। कौन सी, नॉमिनल जीडीपी और क्या रियल जीडीपी। जिसके अंदर हम बेस ईयर ले रहे थे वो हमने कितना ले रखा है 2011-12 वाला। अब उस बेस ईयर को हम क्या करेंगे चेंज करेंगे। लेकिन ये प्रस्ताव आया हुआ है, अब इसको जैसे ही मंजूरी मिल जाएगी तब हम क्या कर देंगे, इसको 2022 और 23 वाला लेंगे। कितना लेंगे 2022-23 वाला। तो जीडीपी की गणना कौन करता है, एनएसओ करता है। कौन करता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा की जाती है। और इसके अंदर कौन सी विधियों का लेते हैं जीडीपी के अंदर, एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्शन मेथड का क्या लेते हैं। एक तो व्यय विधि और उत्पादन विधि का हम क्या करते हैं प्रयोग करते हैं। और क्या इनकम मेथड का प्रयोग करते हैं, क्या आय विधि का प्रयोग नहीं करते। वर्तमान में जीडीपी का आधार वर्ष कौन सा है 2011-12 और बाद के अंदर जो नया प्रस्तावित है वो कौन सा है 2022-23। फिर जीडीपी गणना की क्या कुछ चुनौतियां हैं, क्या है चुनौतियां। तो अनौपचारिक क्षेत्र की गतिविधियों को जीडीपी के अंदर क्या नहीं किया जाता, शामिल नहीं किया जाता। अब देखो जीडीपी का गणना करने के लिए वो क्या करते हैं, जैसे जीडीपी की गणना करनी है तो जीडीपी की गणना करने के लिए वो क्या कर देखते हैं कि कितना कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, कितना कितना व्यय हुआ, कितनी चीज़ें उत्पादित हुई, उसके आधार पर क्या निकाल रहे हैं वो जीडीपी निकाल रहे हैं। अब ये जीडीपी एक्सपेंडिचर का तो हम पता जब चलता है ना जब हम क्या करते हैं, जैसे क्या हुआ हम गए जूस की दुकान पर गए। अब जूस की दुकान पर अब क्या किया, जूस की दुकान पर किया तो हम क्या पी रहे हैं, वहाँ पे जूस पी रहे हैं, है ना। अब जूस पी रहे हैं तो उसका पैसा तो हम क्या दे क्या रहे हैं सीधा दे रहे हैं। अब कोई चीज़, अब गन्ना कोई सीधा खेत से खरीदता है और खेत से खरीद कर ही सीधा कहाँ पे लेके आ जाता है, यहाँ पे लेके आ जाता है और वहाँ पे सारा ऑनलाइन ऐसे देता है। अब ये पैसे तो इसके अंदर जुड़ते ही नहीं, किसके अंदर, अब ये ऑफिशियल होते हैं वही जुड़ते हैं। जैसे तूने दुकान पे किया वहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ये सारे वो तो क्या हो गए ऐड हो गए। लेकिन गन्ना के तूने कहाँ से उत्पादन किया, कहाँ से चीज़, अब कोई तू गन्ना का जूस बना रहा है उत्पादन तो वहाँ पे भी हो ही रहा है। जैसे तू गन्ना लेके आया, गन्ना कितने का रुपये लेके आया था 7 रुपये का, ये गन्ना लेके आया कितने रुपए का लेके आया 7 का।
अब तूने इस गन्ना का जूस को निकाल के कितने का कर दिया, 40 का। तो उसने क्या किया, उसने इसके अंदर वैल्यू एडिशन, क्या किया, वैल्यू एडिशन। अब तूने वो 40 चीज उत्पादित तो हो गई चीज 40 की। अब जैसे तू पिया और सारे मतलब पी के आ गया, अब ना तो सरकार को पता है कि कौन कितने जूस पी गया और कौन नहीं पी गया। अब सरकार इसको ऐड कैसे करेगी, तो ये कुछ क्या है, त्रुटियाँ हैं, कमियाँ हैं कि अनौपचारिक की गतिविधियाँ जीडीपी के अंदर शामिल नहीं हो कर पाती। अब इसको अंदर उनको पता तो हो गया जूस तो पी रहे हैं, लेकिन हम उनको क्या नहीं कर पा रहे, शामिल नहीं कर पा रहे। तो फिर वो कैसे करते होंगे शामिल, अनुमान लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अनुमान, जब्शंस लगाते हैं कि इतना हो गया होगा, इतने जूस बिक गए होंगे, इतने लोगों ने पी लिए होंगे, उसके आधार पर क्या करते हैं, जीडीपी के अंदर कर देते हैं। पर इनके अंदर एक प्रॉब्लम है, कभी कभी बार तो क्या हो जाती है, ज़्यादा जुड़ जाते हैं कि इतना तो उत्पादन होता है, इतने तो जूस बनते नहीं, उतना क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। कभी कभी बार क्या हो जाते हैं, कम जुड़ जाते हैं। तेरे पास पूरा रियल डाटा नहीं रहेगा, तब तेरे साथ ऐसा ही होगा, कभी बार ज़्यादा जुड़ जाएंगे, कब बार क्या जुड़ जाएंगे, कम जुड़ जाएंगे। तो ये फिर समावेशन और भविष्यकरण की त्रुटियाँ। तो कौन सा है, समावेशन और भविष्यकरण क्या है कि कभी बार क्या कर जाना, ज़्यादा जुड़ जाना, और कभी बार क्या कर जाना, कम जुड़ जाना। समावेश ज़्यादा जुड़ जाना उसको तो क्या बोलते हैं, इंक्लूजन एरर। समावेशन एक बार तो ऐसा है कि इतने तो जूस पी नहीं रहे थे, हमने तो पी दुनिया मतलब पी तो रहे थे, ओनली 10 का जूस पी रहे थे, जूस क्या कर रहे थे, निकाले, लेकिन हमने ऐड कितना कर लिए, 60 जूस ऐड कर लिए। अब तो जब हमारा क्या आएगा, आएगी वो बढ़ी हुई आएगी, तो ये समावेशन क्या हो गया, मन तो 10 ही रहे थे, हमने 50 क्या कर दिए, ऐड कर दिए। अब क्या कभी बार क्या हो जाता है, भविष्यकरण, एक्सक्लूसिव एरर, भविष्यकरण कि हमने क्या किया, जो ये है ना, ये तो गिलास तो कितने बनते हैं, 60 बनते हैं, और हमने ऐड कितने कर लिए, 10। अब कितने 50 को क्या कर दिया हमने, भविष्यकरण कर दिया उनका, एक्सक्लूसिव एरर। तो ये क्या है, कभी ये हो जाते हैं, कभी तो क्या होता है समावेशन की और कभी भविष्यकरण की त्रुटियाँ हो जाती हैं। जो अनौपचारिक क्षेत्र हैं, अनौपचारिक क्षेत्र ऐसे जैसे कोई गन्ना वाला हो गया, और क्या हो गया, ऐसे जो मतलब रियल जिनके पास ये मतलब कहीं पे खर्च नहीं, अपना ही उत्पादन किया और अपना ही क्या कर दिया, बेच के अपनी जीवन मराई की क्या कर ली, जिंदगी चला ली। अब इनके पैसे सरकार को पता नहीं रहते, ऐसे कितने लोग हैं जो अपने हिसाब से, सरकार के पास जो डाटा है उसी का तो एनालिसिस करती है, तो बात है। फिर होते हैं दोहरी गणना, कभी कभी बार क्या हो जाती है, डबल काउंटिंग हो जाती है, कितना भी कुछ भी कर ले। हम क्या करते हैं, एक तो अंतिम वस्तुओं को जोड़ते हैं, अंतिम वस्तुओं को जोड़ते जोड़ते भी कभी कभी बार क्या हो जाती है, 2 बार चीज़ें जुड़ जाती हैं, क्या हो जाती है, 2 बार चीज। अब ये भी क्या है, त्रुटि है ना, चुनौती है। फिर एक त्रुटिपूर्ण आंकड़े, कभी अभी आंकड़े कौन जुटाता है, ये बाबू होते हैं, वो क्या करते हैं, आंकड़े जुटाते हैं। आंकड़े जुटा रहे थे तब ऐसे देख रहे थे कि मतलब इस पंचायत के अंदर इतने इतने खर्च हो गए, या इस विधानसभा के अंदर इतने इतने खर्च हो गए। अब गलती से 1 0 ज़्यादा लग गया, पहले 1 करोड़ था, जैसे ही कोई 1 0 बत्ती लग गया, वो कितना हो गया, 10 करोड़ हो गया। अब एकदम से कितने करोड़ रुपए बढ़ गए, 9 करोड़। कभी कभी बार ऐसी चीज़ें भी आ जाती है जीडीपी के अंदर, जीडीपी रियल तो इतनी होती है नहीं, लेकिन मतलब कभी क्या हो गए, आंकड़ों के अंदर क्या हो गई, घटती या मतलब क्या तो घट गई या बढ़ गई, ये भी क्या एक त्रुटि है। फिर घरेलू वस्तुओं और सेवाओं में जीडीपी शामिल, घरेलू वस्तुओं और सेवाओं को जीडीपी में शामिल नहीं किया, घरेलू वस्तुओं और सेवाओं को क्या नहीं किया जाता है, मतलब इसके अंदर शामिल नहीं किया जाता है। और फिर अवैध गतिविधियों से, इलीगल एक्टिविटीज़ में जीडीपी को शामिल नहीं किया जाता है। अवैध रूप से तो बहुत सारे पैसे कमाए जाते हैं, जैसे कोई अफीम बेच कर इनके पैसे क्या करा रहा है, अवैध रूप से करा है, लेकिन ये भी जीडीपी के अंदर क्या नहीं होते, काउंट नहीं होते। फिर पूंजीगत लाभ में जीडीपी को शामिल नहीं किया जाता है। कैपिटल गेंस, जब बड़े बड़े किसी चीज़ों की कीमत बढ़ जाए, फिर लाइक पूंजीगत लाभ को जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। पूंजीगत लाभ जैसे क्या था, सोना था, क्या था, सोना पहले कितने का था, 80,000 का था, अब उसकी रेट क्या हो गई, अब क्या हो गई, 1 लाख के समथिंग गई। अब ये जो बड़े ना उसको क्या नहीं करते, जीडीपी के अंदर शामिल नहीं करते। अरे इसको क्या बोलते हैं, पूंजीगत लाभ को जीडीपी के अंदर शामिल नहीं किया जाता है। कभी पड़ी क्या हो गई, 30,000 बढ़ गई, अब उनके क्या नहीं किया, जोड़ेंगे कितने, 70,000, अब हो गए कितने, 1 लाख। तो कभी कभी क्या करते हैं, पूंजीगत लाभ को क्या नहीं करते, इसके अंदर काउंट नहीं करते। जो है टॉपिक खलास। अब कल पढ़ेंगे हम ट्रेड पॉलिसी, व्यापार नीति।